गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा भी रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी आई के आपके खुद के प्लेटफॉर्म पर। जो प्लेटफॉर्म दोस्तों आपको प्रतिबद्ध है आपके लिए, आपको एक बेस्ट कंटेंट देने के लिए, और न केवल कंटेंट देने के लिए बल्कि आपके व्यक्तित्व को इस प्रकार से निर्मित करने के लिए जो जरूरी है एक प्रशासक के लिए, और या फिर कहें कि सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे समाज को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज इंडिपेंडेंस डे है, आज स्वतंत्रता दिवस है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जो स्वतंत्रता, ये बहुत अहम जिसे कहें दोस्तों एक पहलू है हमारे जीवन का। यदि ये ना रहे तो हम अपने जीवन का विकास किसी भी रूप में सोच नहीं सकते हैं। हमारा अगर जीवन का विकास संभव है तो वो स्वतंत्रता से ही संभव है, और ये जो स्वतंत्रता है ये दी गई है हमको अधिकारों के माध्यम से। तो इस स्वतंत्रता का सम्मान करें दोस्तों, या उन सभी संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करें जिन संवैधानिक मूल्यों को देने के लिए दोस्तों न जाने कितने ही महात्माओं ने अपने प्राण त्यागे। और दोस्तों, और कई दोस्तों महात्मा ऐसे रहे हैं जो कई वर्षों तक अपनी जेल में रहे दोस्तों। तो ऐसे में जरूरी है कि आप इसका सम्मान करें, और ये बात मौलिक कर्तव्य भी कहता है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य नंबर 1 की, तो वही भी ये बात करता है। और अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य नंबर 2 दोस्तों, तो ड्यूटी नंबर 2 जो है वो भी यही बात करती है कि संवैधानिक जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरित करने वाली जो भावना है उनका सम्मान करें। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल दोस्तों। तो जरूरी है कि आप इस स्वतंत्रता का सम्मान करें। ये स्वतंत्रता दोस्तों बहुत जरूरी है। ये वो गहना है दोस्तों लोकतंत्र में जो आपको वो बनने का मौका देती है जो आप बनना चाहते हैं। आप यदि एसडीएम बनने का सोच रहे हैं तो उसके पीछे स्वतंत्रता है। अगर आप उसमें डीएसपी बनने का सोच रहे हैं तो आपके उसके पीछे स्वतंत्रता है। तो इस देश में यदि आपको कोई पद चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी है वो है स्वतंत्रता, क्योंकि क्षमता दोस्तों मानव में पाई जाती है। तो ऐसे में स्वतंत्रता का सम्मान करें, और न केवल अपनी दोस्तों बल्कि सभी की स्वतंत्रता का जो है वो सम्मान करें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ सेशन शुरू करते हैं। आज वैसे भी आपका जो टॉपिक है वो मौलिक अधिकार है, और आप लोगों ने लास्ट के जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे आपने देखा तो पंचायती राज पर आपने एक क्लास देखी, उसके पहले आप लोगों ने राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, सरकार क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उस पर सबने बात देखी। आज जो है सेशन दोस्तों आप लोगों का आज ये मौलिक अधिकारों पर है दोस्तों। ये सेशन जो है ये मौलिक अधिकारों पर, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये ज़रूरी इसलिए दोस्तों कि आप समझें कि मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है, क्या है मौलिक अधिकार, क्यों है मौलिक अधिकार। तो आज का भी जो हमारा जो सेशन होने वाला है ये बहुत होलिस्टिक होने वाला है। फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल प्लस दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने वाला होने वाला है। इसके माध्यम से न केवल आप दोस्तों मेंस के क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों, इसके माध्यम से आप लोग प्री के सवाल कर पाएंगे, और मजे की बात यह है कि इसके माध्यम से आप लोग जो निबंध हैं, जो ऐसे हैं दोस्तों, उसके लिए भी बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर पाएंगे आज के सेशन से। तो बने रहें लास्ट तक। और आप लोग नोट्स बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। आपके कमेंट के माध्यम से मैं जान पाता हूँ कि आप नोट्स बना रहे हैं और आप चीज़ों को देख रहे हैं, अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से एक सिविल एस्पिरेंट की तैयारी होनी चाहिए, और कैसे उसका एक अप्रोच जो है वो होलिस्टिक होना चाहिए, समग्र होना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में दोस्तों सवाल अगर करने हैं आप लोगों को, चाहे वो प्री का ही क्यों ना हो, वहाँ दोस्तों जो आपका अप्रोच है वो होलिस्टिक या समग्र होना चाहिए। तभी दोस्तों आप प्री के सवाल भी कर पाएंगे। जब तक आपका अप्रोच मेंस ओरिएंटेड नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप प्री के सवाल भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो शुरू करें फिर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यदि आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं बीपीएससी के, और अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, तो आप लोगों के लिए हेल्प दोस्तों देने के लिए आप लोगों को स्टडी आईक्यू दोस्तों लेकर आया है फ्रीडम सेल। दोस्तों फ्रीडम सेल वो सेल है जो स्टडी आईक्यू की साल भर में सबसे बड़ी सेल मानी जाती है, और इस सेल के माध्यम से आप लोगों को 80% ऑफ दोस्तों सभी बैचेस में मिल रहा है। और चूंकि आप सीरियस हैं, यदि आप प्रतिबद्ध हैं, तो आप लोग जो हैं अपने कंटेंट को और एनरिच कर सकते हैं और दोस्तों उसको बढ़ा सकते हैं हमारे साथ में जुड़ के इस सेल से। क्योंकि अभी दोस्तों आपका जुड़ना है वो बहुत आसान हो सकता है हमारे साथ में। दोस्तों फ्रीडम सेल चल रही है बीपीएससी के ऑनलाइन बैचेस पर, सभी पर दोस्तों सेल चल रही है। और ये सेल दोस्तों मैंने आपसे कहा कि ये लगभग 80% दोस्तों आपको सेल मिल रही है, ऑफ मिल रहा है आपको सभी बैचेस पर, और साथ में आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी हर बैच में। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो प्री का हो, चाहे दोस्तों मेंस का हो, चाहे दोस्तों आप लोगों का एमसीक्यू बैच हो, चाहे दोस्तों वो आप लोगों का प्रीलिम्स स्पेशल बैच हो, चाहे हिंदी मीडियम का दोस्तों बैच हो, चाहे वो बाइलिंगुअल बैच हो, इन सभी बैचेस पर आपको 80% जो है सेल मिल रही है। लेकिन ध्यान दोस्तों ये सेल केवल आज तक ही वैलिड है दोस्तों। आज मतलब आज 15 अगस्त है, और आज के दिन अगर आप लेते हैं इनमें से कोई बैच, तो आप लोगों को 80% ऑफ मिलेगा। अदरवाइज तो कल से फिर से वही अपने जो सामान्य इसका प्राइस था उस पर चले जाएंगे सारे बैचेस। तो यदि दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू शुरू से करना चाहते हैं, उसमें एकदम जीरो बच्चे हैं, एकदम जीरो मतलब ये है कि एकदम आप कुछ नहीं जानते हैं इस एग्जाम के बारे में, आपको तैयारी करनी है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों हमारे आरंभ बैच से, जो आपको तैयार करेगा आपके प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए। तो यदि हम बात करें, अगर आप लोग हिंदी माध्यम में कोई बैच चाहते हैं कि सर प्रॉपर हिंदी मीडियम का ही सर बैच हो, तो दोस्तों ऐसे में आपके सामने अभ्युदय बैच है। तो यदि आप चाहते हैं सर मुझे मेंस आंसर राइटिंग करनी है, जैसा कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सो मेंस के लिए, तो ऐसे में आप लोग हमारे आलेखन बैच से जुड़ सकते हैं। सो आलेखन बैच जो है
ये 72nd बीपीएससी का मेंस बैच है, जो एक लाइव बैच होगा। सारे तो लाइव बैच हैं जिसमें आप लोगों को फैकल्टीज जो हैं वो लाइव पढ़ाएंगी। तो यदि हम लोग बात करें 72nd बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स दोस्तों क्रैश कोर्स जो है आपके लिए वो भी अवेलेबल है। तो सारे बैच जो है दोस्तों आपके लिए अवेलेबल हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, और बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो आपको मिल रहा होता है आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यहाँ दोस्तों सारथी 2.0 बैच है जो कि हमारा 5100 प्लस एमसीक्यू बैच है। और अगर बात करें निर्णायक बैच की तो निर्णायक बैच जो है ये हमारी एक टेस्ट सीरीज है। तो इन सभी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। अब चाहे वो मेंस हो, चाहे तो प्री का क्रैश कोर्स हो, चाहे तो फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे तो कोई भी बैच आपकी जो सहूलियत के लिए हिसाब से लगता हो, या कोई दोस्तों ऐसा बैच जो आपको तैयार करता हो आपके एग्जाम के लिए, आप उसे जुड़ सकते हैं। ये सेल दोस्तों 15 अगस्त यानी कि आज तक वैलिड है। आज रात 12 बजे से सेल जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो ऐसे में यहाँ दोस्तों आप लोग जो है देख सकते हैं सेल एंड्स ऑन 15 अगस्त। दोस्तों आज ये सेल जो है खत्म हो जाएगी। अगर तो आप लोगों को लगता है कि आपको इस बैच से जुड़ना है तो आप लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेद लाइव। तो इस कोड के इस्तेमाल से न केवल आपको दोस्तों इन बैचेस पर भारी डिस्काउंट मिलेगा, तो ये 80% जो डिस्काउंट है ये मिलेगा, साथ में तो आपको मिल जाएगी मेरी मेंटरशिप, और उसमें रहकर आप अपनी प्री मेंस और इंटरव्यू जो है उसको तैयार कर सकते हैं। यदि कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग हमको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो दिया गया है 9289996924 दोस्तों। तो ये है आप लोगों के जो महत्वपूर्ण जानकारी है, और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आज इस सेल का लास्ट डे है। तो ये सेल है इसका अंतिम दिन है आज 15 अगस्त को। तो अगर आप चाहें तो आप दोस्तों आज जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं सेशन को आप लोगों के साथ में मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था फिलोसफिकल पार्ट जानना बहुत जरूरी है। हमारी इसमें सामान्य प्रवृत्ति होती है कि हम लोग आर्टिकल्स को रटने का प्रयास करते हैं, आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं हम मौलिक अधिकारों को। दोस्तों इसके पहले जरूरी है कि आप मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति जानें, मौलिक अधिकारों की क्या भूमिका है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्यों है दोस्तों, और मौलिक अधिकारों का क्या रोल है हमारे जीवन में, आपको ये जानना जरूरी है। तभी आप जो है वे प्रश्न कर पाएंगे मेंस के और प्री के। तो सबसे पहले बात दोस्तों एक सवाल लिख लीजिए ताकि इस पूरे सेशन में चलते हुए हम लोग इस सवाल को डिकोड करते हुए चलें, और जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाए क्लास के अंतिम तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों। तो सवाल दोस्तों आपके सामने ये है। सवाल है दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे आते हैं मौलिक अधिकार में, लेकिन अभी आप एक सवाल कीजिए आज। और सवाल दोस्तों आपके सामने है, क्या मौलिक अधिकार, सवाल है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बाय वन हैंड एंड टेकन बैक बाय अदर हैंड। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका, और ये दोस्तों ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है पहले। तो क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो एक हाथ से दिए गए हैं, दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया गया है? तो ये क्या है दोस्तों, इस प्रश्न का मूल आधार जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात करना चाहता है आपसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, यानी कि युक्तियुक्त निर्बंधन की, कि हमारे संविधान में केवल मौलिक अधिकार दिए ही नहीं गए बल्कि उन पर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन जो हैं वे भी आरोपित किए गए हैं, तो वो भी लगाए गए हैं। तो वे कौन कौन से हैं, वे क्या क्या हैं, इस पर दोस्तों आज आपका जो सेशन है वो होने वाला है। केवल इसी टॉपिक को कवर नहीं करने वाले हम लोग दोस्तों, हम लोग बहुत होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे, और उस अप्रोच के माध्यम से ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। तो आज की क्लास खत्म होने के बाद आपके पास न केवल ये प्रश्न होगा, इसका उत्तर होगा बल्कि जो और प्रश्न बन सकते हैं मौलिक अधिकारों पर, उन पर भी आपके पास जवाब होगा, और भर भर के कंटेंट होगा, परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा, निष्कर्ष होगा, और मेन बॉडी भी होगी। सब कुछ होने वाला है। तो आइए, ये प्रश्न आपने लिख लिया होगा दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? Do you agree with this statement that fundamental rights are given by one hand and taken back by other hand? और उसमें इस प्रश्न को हमें करना है। इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न कर लेंगे आप थियरी करने के बाद। तो आइए अब शुरू करते हैं मौलिक अधिकारों पर थियरी दोस्तों। जो मूल जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आते हैं दोस्तों वो है कंटेंट, बेस्ट कंटेंट दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों आप लोग क्या करें, आप लोग इस फ्लो चार्ट को बनाएंगे। तो पहला दोस्तों है, पहली बात तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है, या व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। दूसरा है व्हाई वी आर हैविंग फंडामेंटल राइट्स, या हमारे पास मौलिक अधिकार क्यों है। तो क्या है मौलिक अधिकार, क्यों है मौलिक अधिकार। तीसरा है आर दे एब्सोल्यूट, क्या वे आत्यांतिक हैं, क्या दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वे आत्यांतिक हैं। तो इस पर जानेंगे, और इसी से आपका वो सवाल बन जाएगा जो अभी आपने देखा था। तो इसी टॉपिक को पढ़ने से आपका वो जो सवाल है वो बन जाएगा। बाकी जो बातें हैं वो तो आपके सभी सवाल बना देंगी जितने भी आएंगे आप लोगों के बीपीएससी मेंस में मौलिक अधिकारों पर। दोस्तों एक टॉपिक बनता है आर दे अमेंडेबल, क्या वे संशोधनीय हैं, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है दोस्तों। और इसके बाद आप देखेंगे
अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि आर द एब्सोल्यूट यानी कि क्या वे आत्यांतिक हैं, तो इसमें दो टॉपिक्स आएंगे, रिस्ट्रिक्शंस यानी कि निर्बंधन, और सस्पेंशन दोस्तों इसका मतलब होता है निलंबन दोस्तों। फिर आर दे अमेंडेबल है, क्या वे संशोधनीय है, और फिर दोस्तों आप देखेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकारों के कितने वर्ग हैं दोस्तों। तो 6 वर्ग होते हैं मौलिक अधिकारों के। दोस्तों पहला है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, दूसरा है दोस्तों राइट टू फ्रीडम या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें इसके अलावा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोस्तों यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स दोस्तों यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सो आखिरी में आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर संवैधानिक अधिकारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। तो मूल संविधान में 7 वर्ग थे मौलिक अधिकारों के, एक और वर्ग था वो था संपत्ति का अधिकार या फिर राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन संपत्ति का अधिकार को या राइट टू प्रॉपर्टी को 44 संविधान संशोधन 1978 से भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें शामिल किया गया है भाग 12 पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भाग 12 के अध्याय 4 में आर्टिकल 300 क जोड़ा गया और उसमें शामिल किया गया है संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है जी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज इन सब को पढ़ना है, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो है दोस्तों कंटेंट उसे अपन कवर कर पाए। दोस्तों एक सेकंड दीजिएगा। दोस्तों इसको लिखिए फटाफट से आप लोग, इसको लिख लीजिए कॉपी पर। तो चलिए दोस्तों, आप लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं दोस्तों। इस टॉपिक को करने पर आप लोगों का पूरा जो मौलिक अधिकार है उसकी जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसका क्या आधार है दोस्तों, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों बोर्ड पर काम करे बिना तो मजा नहीं आता ना। मौलिक अधिकार दोस्तों, पहली बार पहली बात क्या पढ़ेंगे आप लोग, मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। दूसरा है दोस्तों मौलिक अधिकार क्यों है, व्हाई वी आर हैविंग फंडामेंटल राइट्स दोस्तों। तीसरा है दोस्तों क्या मौलिक अधिकार आत्यांतिक है, क्या मौलिक अधिकार, क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये क्या है, आत्यांतिक हैं दोस्तों, आत्यांतिक है, या फिर आर फंडामेंटल राइट्स एमेंडेबल। फिर दोस्तों आप लोगों का मौलिक अधिकारों पर लगे निलंबन और दोस्तों निर्बंधन। और आपको पता होगा दोस्तों, इसी पर सवाल आया था 71st बीपीएससी में, इसी पर सवाल आया था 71st बीपीएससी में, निर्बंधन पर या फिर रीजनल रिस्ट्रिक्शंस पर दोस्तों। इसके बाद या फिर इसको कहेंगे आप लोग अंग्रेजी में सस्पेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, ऑन फंडामेंटल राइट दोस्तों। फिर आप दोस्तों पढ़ेंगे क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है। आर फंडामेंटल राइट्स एमेंडेबल। तो ये हैं दोस्तों आप लोगों के, और तो इसके बाद एक दोस्तों क्लास और बना सकते हैं, सो आप इसके एक वर्ग और बना सकते हैं, और वो वर्ग जो होगा वो आगे जाएगा मौलिक अधिकारों के वर्ग दोस्तों, या फिर क्लासेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
तो कितने वर्ग हैं सो? तो 6 वर्ग हैं। पहला कौन सा है? तो आपने कहा था सर पहला है समानता का अधिकार। तो पहला है समानता का अधिकार या फिर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। और सो राइट टू इक्वलिटी जो दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी जो है इसका विस्तार किया गया है कहाँ तक? तो इसका विस्तार किया गया है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। तो दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है या फिर राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम दोस्तों। और इसका विस्तार किया गया है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। फिर है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर आप कहेंगे इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन दोस्तों। आर्टिकल 23-24 में इसका विस्तार किया गया है। फिर है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन दोस्तों। ये दिया गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। फिर है दोस्तों शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार या फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल 29 एंड 30 में। अथवा अंत में है आप लोगों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। तो 6 वर्ग हो गए सो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ग हैं सो। और अगर हम बात करें इनके विस्तार की तो समानता का अधिकार जो राइट टू इक्वलिटी वो दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में। जो दोस्तों आपका है स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम जो है ये दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच दोस्तों। तो तीसरा जो है वो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या फिर शोषण के अधिकार दोस्तों, ये दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 दोस्तों। फिर इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोस्तों, ये दिया गया है 25 लेकर 28 के बीच में। फिर दोस्तों आपका है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है यानी कि एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स दोस्तों, ये दिया गया है 29-30 में। और आखिरी में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। तो ये 6 वर्ग हैं मौलिक अधिकारों के, ये 6 वर्ग हैं मौलिक अधिकारों के। ये सारे पढ़ने होते हैं हम लोगों को, लेकिन हम लोग जो मौलिक अधिकार इन्हीं मान के चलते हैं। हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए, इसका मतलब ये है कि हमने मौलिक अधिकार पूरे कर लिए। जबकि इसकी मूल फिलॉसफी जो मूल दर्शन दोस्तों वो कहाँ पर है? वो जो मूल दर्शन है वो छुपा होता है यहाँ पर। क्या है, क्यों है, क्या वे आत्यांतिक हैं, उन पर लगे निर्बंध निलंबन क्या है, और ये क्या संशोधनीय है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। जबकि मेंस का जो पूरा टॉपिक है वो यहाँ से बनता है। ऐसा नहीं कि वहां से नहीं बनता है, वहां से भी बनता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि 10 सवाल वहां से आए हुए हैं। आर्टिकल 21 पे पूछा गया जीवन का अधिकार, आर्टिकल 19A के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोस्तों पूछा गया सवाल है। तो सवाल पूछे जाते हैं वहां से भी, लेकिन यहाँ दोस्तों आधार बनता है आपके उस टॉपिक का। तो जैसे कि हमने कहा था कि हम केवल एक तरफा इंट्रो नहीं करेंगे, मैं आपको लगभग 10 इंट्रो दूंगा, 10 इंट्रो किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कहेंगे कि सर आपको मौलिक अधिकार दे रहे हैं, आई विल गिव यू 10 इंट्रोडक्शन दोस्तों। आप कहेंगे सर डीपीएसपी दे रहे हैं, मैं आपको 10 उस पर इंट्रो दूंगा, जैसे आपने कल पंचायती राज किया था और उसमें आप लोगों को विभिन्न प्रकार के इंट्रोडक्शन मिले और उसमें से आप कहीं से शुरू कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आज भी हम प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार जो है इस पर मैं आपको कई प्रकार के परिचय दूंगा और आपको जो पसंद आता है आप उसको शुरू करें। और वो परिचय हल्का बिल्कुल भी नहीं होगा। हल्के का मतलब यह है कि केवल तथ्यात्मक डाटा नहीं यूज करना है, आप उसे यूज कीजिए, लेकिन आप उसका दर्शन, आप उसकी जो फिलॉसफी है वो बताएं कि उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों दिया गया है।
अब अगर मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो क्या मैंने अभी तक आपसे कहा कि कौन से भाग में है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत हल्की बात है, वो भारत का हर हर बच्चा जानता है। तो सवाल ये है कि आप एक सिविल सेवा के एस्पिरेंट हैं, आप दोस्तों एक एसडीएम बनने का सपना देखते हैं, तो कैसे आप अपने आप को अलग स्थापित करेंगे? तो यहाँ दोस्तों ये सर भाग 3 में दिया गया है, ये अमेरिका से दिया गया है, 12 से 35 तक दिया गया है, ये सारी बातें जरूरी हैं, ये ऐसा नहीं कि गैर जरूरी है दोस्तों, या फिर ये काम नहीं आती हैं, लेकिन क्या यही शुरुआत करने का तरीका होना चाहिए? आप शुरू कर सकते हैं, गलत थोड़ी होगा मौलिक अधिकारों पर प्रश्न, मौलिक अधिकारों पर यहाँ से सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आप दूसरे बच्चे से जो वहां पर मौलिक अधिकारों के लिए लिख कर आ रहा है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं, जो नागरिकों की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी ये 2-3 बातें लिखने से भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 विस्तार करने में आप उस बच्चे से अधिक प्राप्त कर पाएंगे अंक? उत्तर है नहीं, क्योंकि उस बच्चे ने राज्य बता दिया, उस बच्चे ने लोकतंत्र बता दिया, उस बच्चे ने संविधान बता दिया, उस बच्चे ने इस व्यवस्था के सारे आधारभूत जो तत्व हैं उन सबको शामिल कर दिया अपने परिचय में। और आप क्या कर पाए? आप सिर्फ कर पाए तथ्य, आर्टिकल 12 से 35, भाग 3 और अमेरिका। तो ये अंतर हो जाता है एक गंभीर छात्र में और एक सतही जो तैयारी किया हुआ छात्र है दोस्तों उसमें। तो आपको जब तैयारी करनी है तो वो गंभीर होनी चाहिए, वो डेप्थ में होनी चाहिए दोस्तों। और आज सवालों की जो प्रवृत्ति है वो गंभीर है दोस्तों, तो आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए। तो आज भी मैं आपको इस मौलिक अधिकार के लिए 10 परिचय देके जाऊंगा, और सारे क्या होंगे? गंभीर होंगे, छिछले किस्म के या सतही किस्म के दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरू करें फिर। आइए दोस्तों, तो मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा टॉपिक, और आपकी यही गंभीरता, आपका यही कमिटमेंट जो कमिटमेंट है, यही दोस्तों मुझे एनर्जी देता है अगले सत्र लाने के लिए। तो कमेंट करते रहा कीजिए, बताते रहा कीजिए, क्योंकि यूजफुल दोस्तों बहुत होने वाले हैं। इनसे बाहर जीएस पेपर 2 नहीं बनने वाला है। जितने सवाल मैं आपको करवाऊंगा, टॉपिक में करवाऊंगा, उसके बाहर से आपका नहीं आने वाला कोई सवाल आपके जीएस पेपर 2 में, बीपीएससी की मेंस में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये। और मैंने आपसे कहा दोस्तों केवल आप रटेंगे नहीं, इस सेशन में आप इस चीजों को समझेंगे, और मैं आपको 10 परिचय दूंगा, तो ये आपकी इच्छा पर है कि आपको किस परिचय से शुरू करना है। मैं आप सबसे नहीं चाहता कि आप एक समान परिचय शुरू करें, वरना वो रटने वाली चीज दिखती है दोस्तों। आपको अलग अलग परिचय शुरू करने हैं आपके हिसाब से। तो चलिए बाबू लोग मिलते हैं, मतलब मिलते हैं दोस्तों, करते हैं, मिलते तो अगली बार है। तो मौलिक अधिकार क्या है? क्या है दोस्तों मौलिक अधिकार? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? तुम क्या है मौलिक अधिकार? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकार क्या है? तो अगर से बात करें कि मौलिक अधिकार क्या है या व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जो है, पहली बात तो वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं। Those rights which can ensure the holistic development of the individual, holistic development दोस्तों, या समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं। अब सवाल ये कि सर ये समग्र विकास होता क्या है सर? तो समग्र विकास का मतलब होता है, समग्र विकास का मतलब क्या है? समग्र विकास का मतलब होता है आपका भौतिक और नैतिक विकास। तो ये वो अधिकार हैं जो व्यक्ति का, जो इंडिविजुअल का दोस्तों क्या करते हैं? समग्र विकास का मतलब यह है कि आपका भौतिक विकास भी करते हैं, आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी ये करते हैं, और आपका नैतिक विकास भी ये करते हैं। आपका मोरल डेवलपमेंट जो है ये भी दोस्तों ये करते हैं। और ध्यान रखें इस बात को, यहां से आज आपको 2 से 3 ऐसे मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? निबंध मिलने वाले हैं इसी कंटेंट से। तो मजे की बात नहीं है कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटी और निबंध दोस्तों निकाल रहे हैं कितने सारे। तो पॉलिटी पढ़ते वक्त मैं ही आपको 25 से 30 निबंध दे दूंगा, उसके बाहर से ना आज तक कोई निबंध आया है दोस्तों, ना ही आएगा। और ये दावे से मैं कह रहा हूं आप लोगों से, निबंध नहीं आएगा दोस्तों। तो यहां अगर हम दोस्तों बात करें तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? तो व्यक्ति का समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं। समग्र का मतलब है कि भौतिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे कि भौतिक विकास क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट? तो भौतिक विकास का मतलब होता है दोस्तों, जो मेरे पास ये कपड़ा है, ये घड़ी है, गाड़ी है, ये घर है दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब मेरा भौतिक विकास है। मेरी चमड़ी है, मेरा ये बाल है, सो ये सब क्या है? ये सब मेरा भौतिक विकास दोस्तों। दिस इज माई मोरल डेवलपमेंट। ये दोस्तों क्या है? ये मेरा भौतिक विकास है। मेरे पास अच्छा खाना है, अच्छा पहनने के लिए कपड़ा है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा घर है दोस्तों, ये मेरा भौतिक विकास है। विराट कोहली को
लाखों में दोस्तों करोड़ों में फीस मिलती है, ये उसका भौतिक विकास दोस्तों। उसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये उसका भौतिक विकास है। तो ये बताओ कि विराट कोहली का जो भौतिक विकास आप देखते हैं कि वो एक एक दोस्तों मिनट का, एक मिनट बोलने का वो लोग 2-3 करोड़ चार्ज करते हैं, एक 2 मिनट बोलने का वो 2-3 करोड़ चार्ज करते हैं दोस्तों। ये उनका भौतिक विकास है। MS धोनी दोस्तों ऐड करने का इतना करोड़ रुपए लेता है, शाहरुख खान, सलमान खान दोस्तों, अमिताभ बच्चन। तो ये है दोस्तों इनका मोरल डेवलपमेंट। तो ये है दोस्तों इनका भौतिक विकास, ये दोस्तों मोरल डेवलपमेंट। तो विराट कोहली कैसे बन पाया दोस्तों? विराट कोहली कैसे बन पाया? तो आप कहेंगे सर विराट कोहली बन पाया परिवार की वजह से? नहीं। विराट कोहली बन पाया दोस्तों किसी व्यक्ति की वजह से? नहीं। अगर विराट कोहली बन पाया तो वो बन पाया सिर्फ और सिर्फ उसकी स्वतंत्रता की वजह से दोस्तों। लिबर्टी थी उसके पास। कि अगर ये स्वतंत्रता उस पर नहीं होती, क्योंकि उसके माँ बाप ने भी उसको क्या दी? स्वतंत्रता दी। उसके समाज ने उसको क्या दिया? स्वतंत्रता दी। तो उसके पास क्योंकि स्वतंत्रता थी तो वो क्या बन पाया दोस्तों? वो विराट कोहली बन पाया। अगर ये स्वतंत्रता ही नहीं होती, अगर ये स्वतंत्रता ही नहीं होती कि जो व्यक्ति जो बनना चाहता है वो बन सके, तो क्या वो विराट कोहली बन पाता? नहीं। सचिन बन पाता? नहीं दोस्तों। धोनी बन पाता? उत्तर है नहीं दोस्तों। और क्या शाहरुख खान बन पाता? उत्तर है नहीं। तो ये जो स्वतंत्रता है दोस्तों, जो लिबर्टी है, ये आपको आप बनने का अधिकार देती है, आपकी क्षमताओं को बाहर लाने का अधिकार देती है। और ये स्वतंत्रता आपको मिलती है दोस्तों। ये स्वतंत्रता जो है ये आपको मिलती है किससे दोस्तों? ये आपको मिलती है इन अधिकारों से। जो स्वतंत्रता दोस्तों, जो लिबर्टी है, ये आपको मिलती है इन अधिकारों से दोस्तों, मिलती है, ये मिलती है इन अधिकारों से। और स्वतंत्रता प्राप्त करके ही आप अपना भौतिक विकास कर सकते हैं। और ये सब आपको मिला था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक नई पहचान दी गई थी, और वो था भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। और उसी दिन आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए दोस्तों, और उसी में एक अधिकार था स्वतंत्रता का, जो आपको आप बनने का मौका देता है, जो आपके व्यक्तित्व के विकास का मौका देता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे बाहर लाने का अवसर देता है दोस्तों। क्योंकि इसके पहले आप बंधे हुए थे विभिन्न जातियों में, धर्मों में, और आपको शायद वही काम करना पड़ सकता था जो आपका पेशा है, आपके पिता, आपके दादा, उनका पेशा था, आपको वही करना पड़ता, आप दूसरा कोई पेशा नहीं अपना सकते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन आपको मिली एक नई पहचान, उसने आपको स्वतंत्रता दी कि आप केवल वही पेशा नहीं करेंगे जो आपका पैतृक है, जो आपके पिताजी का है, जो आपके खानदान का है, बल्कि आप उससे हटके जो पेशा चुनना चाहें आप वो चुन सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता है दोस्तों जो विराट कोहली को विराट कोहली बनाती है। ये स्वतंत्रता है दोस्तों जो लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनाती है। ये स्वतंत्रता ही है जो आपको SDM बनने का सपना दिखा रही है, और आपको SDM बनाएगी भी, आपको DSP बनाएगी भी। ये स्वतंत्रता ही है दोस्तों, ये लिबर्टी ही है जो आपको आप बनने का मौका देती है, जो आपको आप बनने का मौका देती है, आपकी क्षमताओं का विस्तार करती है। ये स्वतंत्रता दोस्तों। और जब आप विराट कोहली बनेंगे, स्वतंत्रता है तो विराट कोहली बनेंगे, तो गाड़ी खरीदिए, बंगला खरीदिए, एक मिनट का 2-2 करोड़ रुपए लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? तो ये है दोस्तों आपका भौतिक विकास। दिस इज योर मोरल, दिस इज योर फिजिकल डेवलपमेंट। ये है दोस्तों आपका भौतिक विकास। और दोस्तों रही मौलिक दोस्तों नैतिक विकास की बात की, सर नैतिक विकास क्या होता है? तो नैतिक विकास होता है कि आप दूसरे के विचारों का क्या करें? सम्मान करें। हो सकता है कि आप दूसरे के विचारों से कोई सरोकार न रखते हो, यू आर नॉट हैविंग एनी कंसर्न विद द अदर्स थॉट, लेकिन क्या आप उसके खिलाफ हिंसा कर देंगे? नहीं, क्योंकि विचार दोस्तों आपके उसके समान हो या उसके आपके समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि विचार दोस्तों बनते हैं परिस्थितियों से, और आपको ये पता है कि कंडीशंस या जो परिस्थितियां हैं वो होती हैं सबकी अलग अलग। तो अगर परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से विचार भी सबके अलग अलग होंगे। और अगर विचार सबके अलग अलग होंगे तो सबको अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो जब आप दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या होंगे? आप नैतिक होंगे, आप हिंसा नहीं करेंगे, आप विवादों का समाधान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। तो ऐसे में तो आप क्या है? ऐसे में आप नैतिक हैं। और लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही होता है व्यक्ति को नैतिक बनाना दोस्तों। क्योंकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक शिक्षा प्रणाली है। इट इज नॉट समथिंग टू मेक GDP और JNP। लोकतंत्र GDP GNP बनाने का माध्यम नहीं है, वो तो चाइना में आपसे से ज्यादा है। आपने लोकतंत्र अपनाया था अपने नागरिकों को नैतिक और चरित्रवान बनाने के लिए। तो लोकतंत्र में आपका तो नैतिक विकास होता है, क्योंकि लोकतंत्र में ही आपको अधिकार मिलते हैं। तो ये अधिकार दोस्तों न केवल आपका भौतिक विकास सुनिश्चित करते हैं, बल्कि ये समाज की भलाई को भी इंश्योर करते हैं, ये आपकी नैतिकता जो है उसे भी इंश्योर करते हैं, ये आपकी दोस्तों मॉरलिटी जो है उसे भी सुनिश्चित करते हैं।
तो मौलिक अधिकारों ने आपका भौतिक और नैतिक दोनों ही प्रकार का दोस्तों क्या किया, विकास सुनिश्चित किया। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं इसी भौतिक विकास को ये कहूं कि ये भौतिक विकास ही क्या है, बाहरी विकास है दोस्तों, यही क्या है, यही दोस्तों बाहरी विकास है। दिस इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट, दिस इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट दोस्तों। तो कोई गलत बात है क्या? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। और दोस्तों नैतिक विकास को मैं कहूं कि ये क्या है, ये आपका आंतरिक विकास है दोस्तों। ये क्या है बाबू, ये आपका आंतरिक विकास है। इट इज योर इंटरनल डेवलपमेंट। ये क्या है अच्छा, तो ये है आपका आंतरिक विकास या इंटरनल डेवलपमेंट। ये दोस्तों आपका इंटरनल डेवलपमेंट है, तो ये आपका आंतरिक विकास है। तो ये दोस्तों आपका बाहरी विकास, ये दोस्तों आपका आंतरिक विकास। या अगर इसी के लिए मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, ये है सफल होना दोस्तों। ये क्या है, ये है दोस्तों सफल होना या फिर सक्सेस होना। और ये क्या है दोस्तों, ये है अच्छा होना। जिसमें क्या है, ये है टू बी ए गुड पर्सन। तो इन शब्दों को लिखिए दोस्तों, सारे शब्द अलग अलग हैं, इनकी जो मूल तंत्र है, जो एसेंस दोस्तों इनका, वो एक ही है। तो लिखो दोस्तों इस चीज को फटाफट से। तो दोस्तों भौतिक विकास कहो, बाहरी विकास कहो दोस्तों, या फिर कहो सफल, एक ही बात है। तो नैतिक विकास कहो दोस्तों, आंतरिक कहो दोस्तों, या फिर अच्छा कहो, एक ही बात है। अब आप मुझे बताओ कि क्या भौतिक विकास का होना ही नैतिक विकास का होना होता है? क्या मेरे पास गाड़ी, कपड़ा, बंगला सब कुछ है तो क्या मैं आंतरिक रूप से अच्छा इंसान हूं? क्या मैं नैतिक रूप से अच्छा इंसान हूं? क्या जरूरी है कि मेरे पास गाड़ी, बंगला, कपड़ा सब है दोस्तों तो मैं दूसरे के विचारों का सम्मान करता हूंगा? हो सकता नहीं। जरूरी है कि मैं सफल हूं तो मैं अच्छा भी हूंगा दोस्तों? उत्तर है नहीं दोस्तों। और जरूरी है कि मैं अगर अच्छा हूं तो मैं सफल भी हूंगा? नहीं दोस्तों। भाई सफल तो वो आईएएस अधिकारी भी है, जो ये आपने देखा दोस्तों, एक आईपीएस जो अभी ट्रेनी है और करोड़ रुपए की रिश्वत लेता पकड़ा गया दोस्तों। सफल तो है कि नहीं? वो सफल तो है दोस्तों, लेकिन अच्छा है कि नहीं दोस्तों, इस पर तो सवाल खड़ा हो गया है। सफल तो वो डॉक्टर भी है जिसने उत्तर प्रदेश में 600 पेस मेकर मरीजों को नकली लगा दिए, नकली दोस्त लगा दिए। हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर होते हैं पेस मेकर, एक डॉक्टर ने 600 पेस मेकर नकली लगा दी, नकली। तो सफल तो है ही भाई, पैसा तो मजबूत है उसके पास, डॉक्टर है भाई अगला। लेकिन क्या अच्छा है दोस्तों? अच्छा नहीं है। तो सफल होना अच्छा होना होगा, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। सफल तो पटना का वो इंजीनियर भी था, पैसा कूद था उसके पास, जो रात भर नोटों की गड्डी में आग लगाता रहा दोस्तों, उसके घर छापा पड़ा तो। और लेकिन क्या दोस्तों वो अच्छा है? नहीं। तो सफल होना ही अच्छा होना नहीं होता है। लेकिन हमने दोस्तों आज सबसे बड़ी समस्या ये है समाज की, कि हमने सफल होना ही अच्छा होना मान लिया है। हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, हमारे लिए सफल होना ही अच्छा होना हो गया है, कि जो सफल होगा वही अच्छा होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों। और जो अच्छा होगा वही सफल होगा, इस बात की दोस्तों कोई गारंटी नहीं है। जैसे दोस्तों कोविड 19 में एक ऑटो ड्राइवर जो है वो अपनी ऑटो के पीछे लिखवा के घूम रहा था कि भाई जिसको अगर कोविड 19 हुआ है, मरीज है कोई अगर इसका, तो मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाऊंगा सरकारी अस्पताल तक। कितनी बड़ी बात है दोस्तों ये। तो ये अच्छाई का प्रतीक है। तो वो जो ऑटो ड्राइवर था वो अच्छा था, लेकिन क्या वो सफल था दोस्तों? नहीं। हमारे समाज में ऑटो ड्राइवर को सफल तो नहीं माना जाएगा भी दोस्तों। तो मतलब कहने का ये है कि सफल होना ही अच्छा होना नहीं होता, और अच्छा होना ही सफल होना नहीं होता। मतलब यह है कि बाहरी विकास अगर किसी का हुआ है तो जरूरी नहीं कि उसका आंतरिक विकास भी, आत्मा से भी वो व्यक्ति अच्छा हो। जरूरी नहीं है कि जिसके पास फॉर्च्यूनर हो, स्कॉर्पियो हो, वो अंदर से भी अच्छा व्यक्ति हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और खासतौर पर आज के दौर में जहां केवल भौतिक विकास के पीछे सब पड़े हुए हैं, नैतिक की तरफ कोई जाना ही नहीं चाहता दोस्तों। सबको अपना चमड़ी गोरी करना है दोस्तों, सबको अपना चमड़ी गोरी करना है, बाल लेकर आना है दोस्तों सबको अपना। लेकिन कोई दोस्तों अपनी आत्मा पर काम नहीं करना चाहता, कि आत्मा अंदर से सड़ी हुई है, आत्मा सड़ चुकी है, आत्मा खत्म हो चुकी है, काली हो चुकी है। कोई इस पर दोस्तों काम नहीं करना चाहता। सबको अपना चमड़ी अच्छा चाहिए दोस्तों, बाल अच्छा चाहिए, सबको अपना भौतिक विकास चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए अंदर से दोस्तों, चाहे राक्षस हो चाहे हैवान हो दोस्तों। और हमने हमने शायद सम्मान भी उसी का करना शुरू कर दिया है। समाज ने शायद उसको रिस्पेक्ट भी उसकी ही करनी शुरू कर दी है, कि सफल होना ही वास्तविक रूप से अच्छा होना हो जाता है।
और इवन दोस्तों हमारे माँ बाप भी ये बोलते हैं कई बार तो कि बेटा एक बार सफल हो जाओ, बाबू एक बार एसडीएम बन जाओ, अच्छा अपना आप हो जाओगे। अच्छा नहीं होगे। एसडीएम बनने से तुम अच्छे नहीं होगे। तुम सफल जरूर हो सकते हो दोस्तों, तुम सफल जरूर हो सकते हो, लेकिन अच्छे होगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एसडीएम बनने के बाद भी अगर ऐसा ही होता तो ये आईपीएस जो पकड़ा गया, न जानते कितने ऐसे आईएएस रहे हैं। वो चंडीगढ़ से एक आईएएस के सोने की ईंट मिली, वो छत्तीसगढ़ की एक आईएएस जहां तो 20-20-30 करोड़ कैश मिले दोस्तों। तो सब सफल हैं, ये सब सफल उदाहरण है, लेकिन इनमें से कौन अच्छा है दोस्तों? कोई नहीं। तो सफल होना ही अच्छा होना नहीं होता है। तो भौतिक विकास ही नैतिक विकास नहीं होता है, बाहरी विकास ही आंतरिक विकास दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने आज मान लिया है कि बाहरी विकास ही आंतरिक विकास है, सफल होना ही अच्छा होना। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, देखिए पूरा पूरा दोस्तों भौतिक कौन होता है? आज जहां आप पूरा भौतिक होने की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ सिर्फ दोस्तों आपको चिंता है अपना रोटी कपड़ा मकान की, अच्छा लुक की, अच्छा दिखने की, अच्छा दोस्तों खाने की, अच्छा पीने की, अच्छा कपड़ा पहनने की, कोई दोस्तों सब ध्यान नहीं देता है। तो एक बात समझिए दोस्तों आप लोग कि जो पूरा भौतिक होता कौन है, पूरा भौतिक कौन होता है जो आप बनने का प्रयास कर रहे हैं आज? पूरा दोस्तों फिजिकल दोस्तों कौन होता है? पूरा फिजिकल जो है दोस्तों ये कौन होता है? तो पूरा फिजिकल जो है दोस्तों ये होता है जानवर या फिर दोस्तों एनिमल। पूरा फिजिकल जो दोस्तों ये कौन होता है? तो ये होता है जानवर यानी कि एनिमल। ये दोस्तों होता है पूरा फिजिकल, ये होता है तो पूरा जानवर। क्योंकि जानवर में कोई नैतिकता नहीं होती है, वो पूरा दोस्तों क्या है? वो पूरा फिजिकल है। खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, यही उसका उद्देश्य होता है, खाना पीना सोना। उसमें कोई नैतिकता का गुण नहीं है। उसको भूख लगने पर वो अपने बच्चे को भी मार के खा सकता है। ये है दोस्तों भौतिक। तो पूरा भौतिक कौन है? जो नैतिक बिल्कुल भी नहीं है वो है जानवर। और पूरा नैतिक कौन है बाबू? पूरा नैतिक कौन है? हु इज प्योर मोरल, जिसकी कोई भौतिक आवश्यकता है ही नहीं दोस्तों। पूरा मोरल कौन है जिसकी कोई भौतिक आवश्यकता नहीं दोस्तों? तो पूरा मोरल जो है दोस्तों वो है ईश्वर। दोस्तों पूरा मोरल कौन है दोस्तों? वो है ईश्वर। दोस्तों अगर बात करें पूरा मोरल, तो पूरा नैतिक जो है दोस्तों वो कौन है? तो ये है दोस्तों ईश्वर यानी कि गॉड। इसमें ईश्वर है। तो पूरा भौतिक कौन है? जानवर। पूरा नैतिक कौन दोस्तों? तो वो है ईश्वर। ईश्वर की कोई भौतिक आवश्यकता नहीं होती है, तो ईश्वर को कोई रोटी का मकान नहीं चाहिए होता है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। ईश्वर तो वो एंटिटी है जो सब कर सकते हैं। दोस्तों ईश्वर होता क्या है? ईश्वर तो है विशेषताओं का नाम। दोस्तों ईश्वर तो विशेषताओं का नाम है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो सब कर सकते हैं, जिन्हें ना धूप लगती है ना छांव दोस्तों, ना बीमार होते हैं दोस्तों, जो ना बूढ़े होते हैं, जो ना जवान होते हैं। अजर अमर अविनाशी, न कभी उनका उत्पत्ति होगा ना कभी उनका विनाश होगा। ये ईश्वर दोस्तों। तो ईश्वर की कोई भौतिक आवश्यकता नहीं होती है। तो एक जानवर है जो सिर्फ भौतिक है, एक ईश्वर जो पूरे नैतिक है। तो आप बताओ आप कहां पर आते हो? आप यहां आते हो पूरे भौतिक है कि आप बनने का प्रयास कर रहे हो, एक अलग बात है। लेकिन क्या आपको यहां के लिए बनाया गया था? नहीं दोस्तों, वो जानवर है जिसके पीछे आप भाग रहे हो बुरी तरह से। तो क्या आप ईश्वर हैं? नहीं दोस्तों, आप ये भी नहीं है, क्योंकि आपकी कुछ भौतिक आवश्यकता तो है ही। भाई बीइंग ए ह्यूमन, मानव होने के नाते आपकी कुछ भौतिक आवश्यकता तो है दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान की। तो आप कहाँ आते हैं दोस्तों? तो आप इन दोनों के बीच में आते हैं। मानव है दोस्तों आप, और दोस्तों मानव आता है यहाँ। यहाँ है दोस्तों आप, यहाँ दोस्तों आप मानव ह्यूमन है दोस्तों यहाँ पर, जिसकी कुछ भौतिक जरूरतें हैं, जिसकी कुछ भौतिक जरूरतें हैं। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान दोस्तों कुछ जरूरतें होती हैं आपकी, यानी कि दोस्तों क्लोथ शेल्टर एंड फूड दोस्तों जरूरी है आपके लिए। लेकिन आपका जीवन होना चाहिए दोस्तों कैसा? होना चाहिए मोरल, मतलब कैसा? समाज की भलाई के लिए। वेलबींग ऑफ सोसाइटी, वेलबींग ऑफ सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए होना चाहिए आपका जीवन। तो ना तो पूरे भौतिक हो सकते हैं, ना तो पूरे नैतिक हो सकते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पूरा भौतिक जानवर है। तो पूरा नैतिक जो है दोस्तों वो ईश्वर है, और आप दोस्तों इन दोनों में से कहीं पर नहीं आते। तो आप आते हैं इनके बीच में दोस्तों। आपकी कुछ भौतिक जरूरतें हैं दोस्तों, आपको चाहिए रोटी और मकान दोस्तों, लेकिन आपकी जीवन जो है वो होना चाहिए कैसा? नैतिक, समाज की भलाई के लिए। लेकिन आज दोस्तों आपने पूरा ध्यान कहाँ दिया? दोस्तों आपका पूरा ध्यान दिया हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट पर अपने। एकदम से जिम लगाए हुए, जिम लगाइए शरीर बनाने के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा। लेकिन दोस्तों आज बॉडी का मतलब तो क्या है? आज बॉडी का मतलब है
कि यही एकमात्र सत्य है। शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति पीछे पड़े हैं आप लोग, शारीरिक शक्ति पीछे दोस्तों। फिजिकल पावर इज द मेन सोर्स ऑफ पावर। आपको लगता है कि ये जो बाहरी दिख रहा है दोस्तों, शरीर जो मेरा दिख रहा है, यही वास्तविक शक्ति का स्रोत है? ऐसा है क्या दोस्तों? अगर तुम्हें ये लगता है कि ये जो शारीरिक शक्ति है, जो डोले सोले बना लेंगे और एकदम बिल्कुल यही वास्तविक शक्ति का स्रोत है दोस्तों, तो यकीन मानिए आप गलत हैं दोस्तों। क्योंकि शारीरिक शक्ति का स्रोत दोस्तों, जो शक्ति उसका सोर्स जो स्रोत है वो शारीरिक शक्ति नहीं है। दैट इज नॉट फिजिकल पावर। और यदि आपको लगता है ऐसा, तो आप खड़े हो जाइए हाथी के सामने दोस्तों। कितने भी आपने जिम मारा हो तो कितने बाहुबली किस्म के आप व्यक्ति हो दोस्तों, खड़े हो जाओ आप जानवर हाथी के सामने, खत्म कर दे, कुचल देगा दोस्तों आप लोगों को। क्योंकि वास्तविक शक्ति का स्रोत शारीरिक शक्ति तो नहीं होता है। फिजिकल पावर इज नॉट अ रियल सोर्स ऑफ पावर। वो होता है आत्मिक, इंटरनल दोस्तों। पावरफुल बने हुए हैं, थोड़ा डिप्रेशन आया, आत्महत्या कर लिया। क्या रखा था इसमें? अंदर से कमजोर थे, अंदर से मजबूत। और अंदर से मजबूत थे गांधी। कौन सा जिम जाते थे गांधी दोस्तों? ये सब बॉडी थी उनकी। बुद्ध दोस्तों, स्वामी विवेकानंद दोस्तों, तो उनमें शारीरिक शक्ति नहीं दोस्तों, उनमें थी आंतरिक शक्ति दोस्तों, आत्मिक शक्ति। तो अब देखिए, उन्होंने दुनिया को चेंज करने का प्रयास किया, उसने इस दुनिया को चेंज किया। तो ऐसे में शक्ति का वास्तविक स्रोत दोस्तों हम क्या मानते हैं? शारीरिक शक्ति दोस्तों नहीं दोस्तों, वो आंतरिक शक्ति है, वो इंटरनल है। थोड़ा सा प्रेशर आएगा, झेल नहीं पाइएगा, ये बस बनाता रह जाइएगा, निकल जाइएगा। और जो आंतरिक रूप से मजबूत होता है वो दोस्तों आगे बढ़ता है। तो ऐसे में आज का आज पूरा फोकस कहां से हमारा? आज पूरा फोकस यहाँ पर। अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए सर, अच्छा फॉर्च्यूनर हो सर, स्कॉर्पियो हो सर। तो पूरा ध्यान जो आपका कहां पर है? तो भौतिक विकास पर है। अच्छा कपड़ा हो, ट्राया, तो ट्राया पगला दिया है दोस्तों, पगला दिया है। तो आपके एग्जाम्पल्स में आता है ना, ये तो यूट्यूब खोलते हैं तो सबसे पहले वही आता है, और स्किप भी नहीं होता वो। क्योंकि उसे पता है कि अभी इस दुनिया में सबसे ज्यादा हावी जो है वो भौतिक विकास है। फिजिकल लुक्स इज मोर इंपॉर्टेंट। चमड़ी गोरा कैसे होगा, इस वाले शैम्पू में ये है, इस वाले क्रीम में ये है, इस वाले क्रीम में ये है। ओ माय गॉड दोस्तों, बताइए। तो आज आप भौतिक विकास के पीछे पगलाए हुए हैं, और आपने पूरा विकास ही मान लिया है भौतिक विकास को, कि यही वास्तविक विकास दोस्तों। ये दोस्तों वास्तविक विकास नहीं है, ये दोस्तों वास्तविक विकास नहीं है। लेकिन आज आपने इसको वास्तविक विकास मान लिया है। अच्छा बताओ दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। और भारतीय ही नहीं दोस्तों, दुनिया भर में आप देखिए, हिंसा की जो प्रवृत्ति जो है, जो वायलेंट हो गया मानव बहुत ज्यादा वायलेंट। हिंसा दोस्तों ये मानव का गुण था क्या कभी? नहीं दोस्तों, ये सब मानव का गुण नहीं था। हिंसा करना दोस्तों जानवर का गुण है दोस्तों। दोस्तों हिंसा किसका? दोस्तों हिंसा जो है वो जानवर का गुण है। जैसे आपने देखा होगा, दो सांड लड़ते हैं रोड के ऊपर। क्यों लड़ते हैं वो? क्यों सांड लड़ते हैं? कोई प्रॉपर्टी का विवाद है उनका? लड़की का विवाद दोस्तों उनका? नहीं, फिर भी लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है दोस्तों हिंसात्मक, उनका नेचर है दोस्तों हिंसा। लेकिन क्या ये आपका था? नहीं दोस्तों। लेकिन आज आप ऐसे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज आप पूरा ध्यान कहां दिए हुए हैं? भौतिक पर। तो ऐसे बनेंगे ही, क्योंकि पूरा भौतिक तो जानवर होता है दोस्तों। और आप एकदम उसमें दौड़ लगा रहे हैं उस तरफ, इसमें एकदम भौतिक बनने के लिए, दोस्तों एकदम फिजिकल बनने के लिए आप पूरा दम लगाए हुए हैं। और यही कारण है कि आजकल दोस्तों मूवीज आप देखिए, एनिमल दोस्तों मूवी बन गई एनिमल। बताओ उसको क्या दिखाया गया? उसको भौतिक दिखाया गया, पूरा एनिमल दोस्तों, जानवर दिखाया गया है। और आप देखिए, आपको बड़ा जानवर बनने का शौक हो रखा है आजकल। आपकी गाड़ियों के पीछे दोस्तों आप देखिए, जानवर दोस्तों, एकदम एनिमल इनसाइड। जानवर, अपने आप को आप जानवर कहलाने में प्राउड फील करते हैं। आज समाज में दोस्तों मानव जो है वो अपने आप को जानवर कहलाने में प्राउड फील करता है दोस्तों। एविल, राक्षस कहलाने में फील करता है, रावण कहलाने में दोस्तों फील करता है। बताइए आप लोग, ईश्वर ने बनाया था आपको मानव, बनना चाहते हैं आप जानवर। कितनी बड़ी चेंज है समाज में दोस्तों ये। क्योंकि पूरा ध्यान कहाँ है दोस्तों? पूरा ध्यान पूरा भौतिक पर आप लोगों का। और केवल आप नहीं है दोस्तों हिंसात्मक, आपने अपने ईश्वर को भी हिंसात्मक बना दिया है। ईश्वर कभी उसमें हिंसा नहीं कर सकते, उसमें ईश्वर हिंसा करते ही नहीं है। अगर ईश्वर को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो दोस्तों यकीन मानिए सेकंड का भी सबसे अंतिम जो हिस्सा है उसमें नष्ट हो जाइएगा। पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, यदि आप आस्तिक हैं तो, अगर मानते हैं ईश्वर में तो।
तो उनके क्रोध होने पर आपका पूरा सर्वनाश हो जाएगा, वो इस सेकंड के सबसे अंतिम हिस्से में दोस्तों। तो ऐसे में हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें अपने ईश्वर को भी क्रोधित बना दिया है। आज से उसमें 20 साल पहले का आप देखिए, आज से 20 साल पहले जो फोटो हुआ करती थी ईश्वर की दोस्तों, सब फोटो एकदम मुस्कुराते हुए ईश्वर दोस्तों, एकदम माता हो, भोले बाबा हो, हनुमान जी हो, राम जी हो दोस्तों, सब मुस्कुराते हुए। आज आप देखिए आपके घर में कोई 15-20 साल पुरानी फोटो होगी तो आप देखिए कितनी शांत मुद्रा में होंगे वो। और आज दोस्तों गाड़ियों के पीछे एकदम ऐसा क्रोधित, अरे क्रोधित हो गए तो झेल नहीं पाइएगा, तो झेल नहीं पाइएगा आप लोग। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसे में आज पूरा जो आपका फोकस है दोस्तों कहां पर है, जानवर बनने पर है। पैसा 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 दोस्तों, जानवर नहीं है दोस्तों आप मानव हैं। कुछ भौतिक आवश्यकताएं आपकी हैं, लेकिन आपका जो वो जीवन है वो नैतिक समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। इस पूरा ध्यान क्या दिया, उसमें पूरा ध्यान आपने यहां दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि भौतिक विकास कहो दोस्तों, बाहरी विकास कहो, तो सफल कहो। और दोस्तों इसी के लिए आप और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि सर, अच्छा तो ये बताइए मेरे को आप लोग कि शरीर दोस्तों मैं कहा रहा हूँ, शरीर, ये शरीर जो है दोस्तों, जो मेरी बॉडी है, ये दोस्तों कहाँ आएगी, तो ये भौतिक में आएगी तो नैतिक में आएगी, ये दोस्तों ये भौतिक में आएगी तो नैतिक में आएगी, दोस्तों ये आएगी भौतिक में। दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये फिजिकल है, ये दिखती है दोस्तों, ये दिखती है दोस्तों, ये क्या है, ये भौतिक है। और दोस्तों मेरी आत्मा दोस्तों आत्मा कहाँ है दोस्तों, आत्मा आएगी दोस्तों, आत्मा आएगी, सोल दोस्तों आएगी, दिखती नहीं दोस्तों, ये आएगी दोस्तों नैतिक विकास, नैतिक में दोस्तों इंटरनल है ये दोस्तों आंतरिक है। दोस्तों ये बताइए आप मेरे को, आधुनिकता सो मॉडर्नाइजेशन कहाँ पर आएगा, ये एसी गाड़ी सो ये जो आपके जीवन को और आसान कर दी सो, ये सब कहाँ आएगा सो, तो ये सब जो है दोस्तों, ये सब कहाँ आएगा सो, ये सब आएगा आपका भौतिक में दोस्तों। तो आधुनिकता दोस्तों, आधुनिकता दोस्तों, जैसे मॉडर्न होना। और दोस्तों आध्यात्म कहाँ आएगा सो, आध्यात्म दोस्तों, आध्यात्म आएगा यहाँ पर, स्पिरिचुअल दोस्तों स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिज्म, तो ये आएगा सो कहाँ पर, सो ये आएगा यहाँ पर, तो यहाँ आएगा सो आध्यात्म। और देखिए मैं एक ही बात हम कर रहे हैं, वर्क पर तो कई सारे क्या है, तो कई सारे हम शब्द इकट्ठे कर रहे हैं। इसका दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं तथ्य, तो कहा तथ्य, फैक्ट जो दिखता है, ये तुम वो ये क्या है सो, ये रिमोट सो दिखता है, तथ्य है, ये कहाँ आएगा सो, ये यहाँ आएगा सो, यहाँ आएगा। तो तथ्य जो है दोस्तों वो यहाँ आएगा, तथ्य जो है दोस्तों कहाँ आएगा दोस्तों, तथ्य जो है दोस्तों, फैक्ट जो है वो यहाँ आएगा। और सो मूल्य कहाँ आएगा, सो मूल्य जो दिखता नहीं है, मूल्य तो मूल्य दोस्तों कहाँ आएगा, तो मूल्य दोस्तों यहाँ पर आएगा। वैल्यू दोस्तों, तो वैल्यू जो है दोस्तों वो यहाँ पर आएगी। तो तथ्य जो है दोस्तों वो वहां आएगा, सो वैल्यू जो है दोस्तों वो यहाँ आएगी। तथ्य और मूल्य में क्या अंतर होता है जरा देखिए। अच्छा तो ये बताइए, जो व्यक्ति या जो चीज तथ्यात्मक रूप से सही हो, ये वही बात है कि भौतिक विकास ही आंतरिक विकास है। मैं इसी की बात कर रहा हूं आप लोगों से, बस इन दो शब्दों के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे हम लोग। तो आप ये बताइए कि जो तथ्यात्मक रूप से सही है, जो फैक्चुअली करेक्ट है दोस्तों, क्या जरूरी है कि वो मोरली करेक्ट हो? जो तथ्यात्मक रूप से सही है दोस्तों, जरूरी है कि वो मूल्यात्मक रूप से सही सही हो? नहीं दोस्तों। और जो फैक्ट जो मोरली करेक्ट हो, तो जरूरी है कि वो तथ्यात्मक रूप से सही हो हर बार? जरूरी नहीं है। ये दोनों दोस्तों बहुत जरूरी चीजें हैं, आपको समझनी चाहिए। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को अपना फ्लैट किराए पे दिया, तो मैंने मान लीजिए अपना फ्लैट जो है वो किराए पे दिया, मैंने कहा कि भैया इतना किराया है और आपको हर एक महीने को मुझे आप जो पैसा है, जो रेंट है वो देना होगा। यदि आप डिले हुए तो मैं आपके 2 तारीख को घर खाली करवाने का हकदार हूंगा, क्योंकि मेरा फ्लैट है। तो मैंने और उसने क्या किया, ये एग्रीमेंट बनाया, और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि 1 तारीख को किराया देगा मुझे वो, और अगर नहीं दिया तो मैं उसे 2 तारीख को खाली करवाने का हकदार हूँ। हमने बनाया एक एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट है क्या है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है दोस्तों, तथ्य है ना जी। अब दोस्तों ये हुआ कि साल भर उसने मुझे रेंट दिया, सब चीजें सही चल रही थी, लेकिन दोस्तों 1 साल के बाद उसने 1 महीना रेंट नहीं दिया। मैंने चलो माफ कर दिया। सेकंड मंथ दोस्तों उसने रेंट नहीं दिया। अब मैं गया 2 तारीख को और मैंने उसका सामान बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे ये पता था दोस्तों उस समय, जब मैं सामान निकालने गया उसका घर से बाहर, कि उसके माँ बाप की तबीयत बहुत खराब है, उसकी जॉब छूट चुकी है, उसकी जॉब जा चुकी है। तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पर फैक्चुअली रॉन्ग हूँ क्या दोस्तों? मैं दोस्तों यहाँ पर फैक्चुअल या फिर मैं यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से रॉन्ग हूँ क्या, गलत हूँ क्या दोस्तों? मैं यहाँ दोस्तों तथ्यात्मक रूप से गलत हूँ क्या? क्या मैं यहाँ पर फैक्चुअली रॉन्ग हूँ?
नहीं दोस्तों, फैक्चुअली मैं करेक्ट हूं, वो एग्रीमेंट कहता था ये, वो एग्रीमेंट ये बात कह रहा था कि ऐसा किया जा सकता है, मैंने कर दिया, तो मैं फैक्चुअल से क्या हूं, मैं फैक्चुअली एकदम करेक्ट हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्या दोस्तों मैं मूल्य के स्तर पर सही हूं? क्या दोस्तों वैल्यू सही है ये? क्या ये मानवीय मूल्य दोस्तों अलाउ करता है कि आपको पता है कि माँ बाप की तबीयत खराब है और आप नौकरी भी नहीं है, तो मैं तथ्यात्मक रूप से सही होकर भी दोस्तों मूल्य के लेवल पर क्या हो गया, दोस्तों गलत साबित हो गया। तो जो चीज फैक्चुअली करेक्ट हो वो चीज वैल्यू के लेवल से करेक्ट होगी, सही नहीं है, जरूरी नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है। और जो चीज तो मूल्यात्मक सही हो वो जरूरी नहीं है कि फैक्चुअली हर बार करेक्ट होगी। लेकिन हमारा ध्यान दोस्तों कहाँ है, फैक्चुअल पे है। ये तथ्य है, ये शरीर दोस्तों क्या है, दिखता है, तथ्य है। तो जो दिखता है वो दोस्तों क्या है, जो दिखता है दोस्तों, ये तथ्य है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये विकास, भौतिक, बाहरी, सफल होना, शरीर, स्वाभाविकता, तथ्य दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, ये दिखता है दोस्तों, इट इज विजिबल। दोस्तों क्या है, ये दोस्तों विजिबल है, ये दोस्तों विजिबल है, ये दोस्तों क्या है, ये विजिबल है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो है दोस्तों, ये क्या है, ये दोस्तों दिखता नहीं है दोस्तों। ये विकास, नैतिक, आंतरिक, अच्छा होना, आत्मा, आध्यात्म, ये क्या है, ये आप दोस्तों दिखता नहीं है, ये दोस्तों आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों, महसूस। दोस्तों ये दिखता नहीं है, इट इज नॉट विजिबल दोस्तों, ये दोस्तों इट इज नॉट विजिबल। तो आज सारा ध्यान आपका, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, न्यूज न्यूज दोस्तों देखिए, इन न्यूज में दोस्तों किस पे चर्चा हो रही है, तथ्य पे चर्चा हो रही होती है, मूल्य पे चर्चा नहीं होती कभी भी। आज कोई रेप हुआ, पहले कोई रेप हुआ था, तो आज न्यूज वाला जस्टिफाई करता है कि रेप तो पहले भी हुआ था। मतलब ये तथ्य पे खेलना चाहते हैं दोस्तों, ये तथ्य पे खेल रहे हैं दोस्तों। मतलब रेप आज हो रहा है तो पहले भी हुआ था, तो इस बात को कह के जस्टिफाई कर दिया रेप को आपने। अरे भाई रेप आज भी गलत है, तब भी गलत था और हमेशा गलत होगा। लेकिन दोस्तों तथ्य के आधार पर आज पूरा मामला चल रहा था, सिर्फ तथ्य तथ्य तथ्य। दुनिया सिर्फ तथ्य की तरफ दोस्तों आगे बढ़ रही है, सिर्फ फैक्ट, सिर्फ भौतिक, सिर्फ अच्छा, सॉरी सिर्फ सफल, सिर्फ दोस्तों बाहरी विकास, सिर्फ शारीरिक विकास दोस्तों, सिर्फ दोस्तों आधुनिकता की बात होती है दोस्तों। ना आध्यात्मिक बात दोस्तों कोई नहीं करना चाहता, स्पिरिचुअलिज्म दोस्तों। आत्मा पे कोई काम नहीं करना चाहता, शरीर सबको अच्छा चाहिए, सुंदर चाहिए, लेकिन आत्मा चाहे काली है, सड़ी हुई है दोस्तों, तो कोई दोस्तों काम नहीं करता, किस दोस्तों, कोई दोस्तों काम नहीं करना चाहता। इंटरनल डेवलपमेंट दोस्तों, नैतिक विकास को कोई काम नहीं करना चाहता दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में सर दोनों नहीं हुए, क्या सर दुनिया में, मतलब दुनिया में सर ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जो भौतिक भी अच्छा, सर भौतिक विकास भी है, उसका आंतरिक विकास भी है, सर सफल भी और अच्छा भी है? हुए हैं दोस्तों, बहुत हुए हैं। बुद्ध हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, गांधी हुए हैं दोस्तों, अंबेडकर हुए हैं दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं दोस्तों। सफल भी हैं और अच्छे भी हैं, सफल भी हैं और अच्छे भी हैं, तो ऐसा नहीं कि कमी है लोगों की सफल और अच्छे दोस्तों। तो ये है दोस्तों सफल और अच्छा होना दोस्तों। इज इट क्लियर दोस्तों? और आज में पूरा ध्यान कहाँ है दोस्तों आपका, आज आपका पूरा ध्यान जो है दोस्तों वो इस पर है दोस्तों, पूरा ध्यान जो है आपका वो दोस्तों जानवर बनने पर है। जबकि आप हैं कहाँ दोस्तों, आप मानव हैं, आपका दोस्तों जीवन इस तरफ भी होना चाहिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों क्या करते हैं, तो मौलिक अधिकार जो है ये आपका भौतिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करते हैं दोस्तों। अब मैं आपके सामने रखता हूँ एक ऐसे, और इसको अब आप दोस्तों करने का प्रयास, इसको अब आप करने का प्रयास दोस्तों कीजिएगा दोस्तों, इसको आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए कैसे कंटेंट जब मिलता है तो उसमें निबंध हो, दोस्तों आंसर राइटिंग हो, सब दोस्तों आपका गिरता चला जाता है, सब दोस्तों आपसे होता चला जाएगा। दोस्तों एक सेकंड दोस्तों दीजिए, मैं इसको आपकी इस पे लगा देता हूँ बोर्ड पर, ताकि आप उसको कर पाए। तो आपने सब लिख लिया, सब दोस्तों लिख लीजिए, सारे शब्द दोस्तों कॉपी पर होने चाहिए आप लोगों के, और इन्हीं को उसमें इलाबरेट करना है, यही निबंध बन जाएगा आप लोगों का। तो चलिए उसमें एक,
मिल गया दोस्तों। तो ये आपने शुरुआत करी, अभी शुरुआत की आप मौलिक अधिकारों की। बताइए मौलिक अधिकार क्या पढ़ते हैं? 12, 14, 15 आर्टिकल्स हो। शुरुआत दोस्तों यहाँ से होनी चाहिए मौलिक अधिकारों की, तब जाकर आप वो कर पाइएगा जो आप करना चाहते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों। और दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपसे ये निबंध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों देखिए, ये था दोस्तों ऐसे, वर्ल्ड वेलफेयर इज इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस। विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। सेम बात जो आपने अभी करी दोस्तों, इस तो सेम बात जो आपने अभी करी है, क्योंकि यह सारा रुझान दोस्तों कहाँ पर है आपका? भौतिक होने पर है, आधुनिकता पर है, तथ्य पर है, शरीर पर है, भौतिक पर है, सफल होने पर है, बाहरी पर है दोस्तों। और जरूरत किसकी दोस्तों? जरूरत है दोस्तों विश्व कल्याण के लिए आध्यात्म की दोस्तों। जरूरत है दोस्तों किसकी? नैतिक विकास की दोस्तों। जरूरत है दोस्तों किसकी? आंतरिक विकास की दोस्तों। जरूरत है दोस्तों किसकी? अच्छा होने की। जरूरत है दोस्तों किसकी? आत्मा पर काम करने की। तो जरूरत है किस पर? आध्यात्म तो लिखा ही दोस्तों ऐसे यहाँ पर, तो आध्यात्म पर काम करने से। जरूरत है दोस्तों किस पर? मूल्य पर काम करने से। जरूरत है दोस्तों किस पर? जो दिखता नहीं है दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका निबंध, यही था ना। और हमने सारा ध्यान दोस्तों कहाँ दिया हुआ है? हमने सारा ध्यान दिया दोस्तों कहाँ पर? हमने सारा ध्यान दिया हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट पर दोस्तों। दोस्तों ये दिक्कत है। तो हमने सारा ध्यान दिया हुआ कहाँ से? फिजिकल डेवलपमेंट पर। कहाँ दिया हुआ दोस्तों? एक्सटर्नल डेवलपमेंट दोस्तों। एक्सटर्नल पर दोस्तों दिया हुआ, तो कहाँ दिया हुआ है? सो टू बी ए सक्सेस आवर ऑब्जेक्टिव दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्टिव सक्सेस होना है दोस्तों। फैक्ट पर ध्यान है दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन पर दोस्तों ध्यान है। तो तुम्हारा ध्यान क्या है? बॉडी पर दोस्तों ध्यान है हमारा, जो दिखता है दोस्तों इस पर ध्यान है हमारा, जो विजिबल है दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस। ये निबंध था दोस्तों। और ऐसा दोस्तों एक नहीं है, हर साल आता है निबंध इस टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि मौलिक अधिकार। हम क्या कर रहे हैं? हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं दोस्तों, और आपका निबंध गिर जा रहा है। देखिए निबंध आप लोग कर ले रहे हैं। अगर आपका अप्रोच ऐसा है अध्ययन का, देन आप एक एस्पिरेंट हैं सिविल्स के दोस्तों, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके एग्जाम्स में। तो यदि ऐसा अप्रोच नहीं है तो आपको समस्याएं बहुत सारी आएंगी। चलिए, तो ये तो हो गया आप लोगों का। तो आओ हमारा उद्देश्य हो गया। तो पहला क्या है सर? तो मैं आपने पहला कहा कि सर मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है सर ये क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है सर ये क्या है? तो मौलिक अधिकार तो वे अधिकार हैं जो व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करते हैं। ये तो आपने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देख लीजिए आप फटाफट से। तो एक पॉइंट हुआ ये, अभी तो एक पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, तो सेकंड पॉइंट डालिए कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध, जो किसके विरुद्ध हैं? जो राज्य के विरुद्ध हैं, और क्या है? नागरिकों के दावे हैं। नागरिकों के क्या है? के दावे हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं दोस्तों। बताइए, ये है दोस्तों मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स विच आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट स्टेट विच रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ स्टेट इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स लिबर्टी। ये मौलिक अधिकार है, और ये आपको मिले हैं किसके खिलाफ? ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, रिकॉर्डिंग वाले में जो आपने पढ़ा था, राज्य क्या है, सरकार क्या है। कि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।
या आपको मिले हुए हैं सरकार के खिलाफ, और या आपकी स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर क्या लगाते हैं, तो प्रतिबंध लगाते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ये। तो और क्या है मौलिक अधिकार दोस्तों? और मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी देश की मूल विधि में शामिल होते हैं। तो किस में शामिल होते हैं? जो किसी देश की मूल विधि, या फिर इसको कहते हैं सो आप लोग फंडामेंटल लॉ, जो किसी देश की फंडामेंटल लॉ में शामिल होते हैं। और फंडामेंटल मतलब सो संविधान, जो किसी देश के संविधान में शामिल होते हैं। तीसरा, चौथा दोस्तों, चौथा यह है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो न केवल राज्य की जो न केवल सरकार को नियंत्रित करते हैं, अपितु विधायिका की शक्तियों पर भी नियंत्रण स्थापित करते हैं दोस्तों। Fundamental rights are the rights which not only controls the power of executive but also controls the power of legislature, जो सरकार की शक्तियों को भी सीमित करते हैं दोस्तों, और दोस्तों विधायिका की शक्तियों को भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं दोस्तों। ये मौलिक अधिकार है। और दोस्तों, और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या करते हैं, क्या है दोस्तों? जो व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करते हैं, विच इंश्योर्स फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं, विच आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट स्टेट, जो नागरिकों की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं, which imposes restrictions on state in the favor of the liberty of individual। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो न केवल सरकार को नियंत्रित करते हैं बल्कि विधायिका को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी देश की मूल विधि या फिर संविधान में वर्णित होते हैं। दे आर गिवन बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संविधान को अमेंड करने की आवश्यकता होती है। दे रिक्वायर amendment of the constitution to amend them। हो गया दोस्तों? ये है क्या है, ये दोस्तों क्या है, ये है क्या है, why सॉरी व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। ये दोस्तों मौलिक अधिकार क्या है। अब सवाल ये है कि सर मौलिक अधिकार क्यों है सर, वाई दोस्तों क्यों दिए गए हम लोगों को? तो वाई दोस्तों क्यों दिए गए मौलिक अधिकार हम लोगों को, क्यों दिए गए भाई हमको मौलिक अधिकार? क्या कारण था मौलिक अधिकार देने का? तो क्योंकि दोस्तों हमने अपनाया किसको? हमने अपनाया संसदीय व्यवस्था दोस्तों। दोस्तों हमने अपनाया क्या दोस्तों? हमने अपनाया संसदीय व्यवस्था। हमने अपनाया दोस्तों पार्लियामेंट्री सिस्टम दोस्तों। और इस सिस्टम में विधायिका में से दोस्तों बनती है कार्यपालिका दोस्तों। ये दोस्तों विधायिका है, ये है दोस्तों कार्यपालिका। दिस इज लेजिस्लेचर, दिस इज योर एक्सिक्यूटिव। और चूंकि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है दोस्तों, तो अगर आपने किसी सरकार को एक्सट्रीम मेजोरिटी दे दी है, 400 पार 500 पार दे दिया है, तो उसका जो मंत्रिमंडल है, उस सरकार का जो कैबिनेट होगी, जो मंत्रिमंडल होगा वो कई बार तानाशाह बनने का प्रयास करता है। तो उस तानाशाही से बचाने के लिए मौलिक अधिकार है। आपने किसी सरकार को अत्यधिक बहुमत दे दिया है, तो उसका जो कैबिनेट दोस्तों का जो मंत्रिमंडल है, वो कई बार कैसा तानाशाह किस्म का प्रयास, तानाशाह बनने का प्रयास करता है, इस प्रकार के फैसला वो करता है जो जनता के लिए खराब है दोस्तों। तो उसकी तानाशाही को सीमित करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? मौलिक अधिकार चाहिए, इसलिए दिए गए हैं। दूसरा ये है कि हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि जब संविधान बनाया जा रहा है, जब लागू किया गया, तो जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय इस देश की 90% जनसंख्या जो थी वो अशिक्षित थी, इलिटरेट दोस्तों। आज पढ़ी लिखी है, लेकिन आज दोस्तों पढ़ी लिखी है ना, तो लेकिन तार्किकता की अगर बात करें, रेशनलिटी की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला भी और बनाना जरूरी है। रेशनलिटी के लेवल पर, तार्किकता के लेवल पर आज हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब सवाल उठता है तार्किकता रेशनलिटी का, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि और काम करने की जरूरत है दोस्तों। तो जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय भारत की अधिकतर जनसंख्या क्या थी दोस्तों? अशिक्षित थी। तो ऐसे में निर्माताओं को यह भय था कि कोई अगर ऐसा शासक आ गया, तो वो इस अशिक्षित जनता के जो अधिकार हैं उन्हें सीमित कर सकता है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। क्योंकि ये भोली भाली जनता है, ये अपने अधिकार भी किसी की भावनाओं में आके, किसी की इमोशंस में आके त्याग सकती है। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर कोई आपसे कहे, आपको दोस्तों
प्यार में लेके सो इमोशन, तो वैसे तो हमारे यहाँ इमोशन बहुत ज्यादा चलता है, सो भावनात्मक में सारा काम चलता है। कोई कहे कि भाइयों बहनों आपका जो मौलिक अधिकार है ये दिक्कत कर रहा है देश के विकास में, त्याग दीजिए, तो नहीं त्याग दीजिएगा। इसलिए भी सबको मौलिक अधिकार दिए गए, ताकि नागरिकों की सुरक्षा तो क्या क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके दोस्तों। तीसरी बात, मौलिक अधिकार क्यों दिए गए सो, तो ये अशिक्षित वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा दोस्तों, अल्पसंख्यकों को बहुमत की निरंकुशता से बचाने के लिए, टायरनी ऑफ मेजोरिटी कहते हैं उसको, अल्पसंख्यक को बहुमत की तानाशाही से दोस्तों बचाने के लिए क्या किया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि किसी भी दोस्तों, किसी भी देश में या लोकतंत्र में सरकार जो है वो बनती है बहुमत से। अल्पमत का रोल बहुत कम होता है सरकार के बनने में, बनती तो बहुमत से ही है, तो बनती तो मेजोरिटी से ही है। तो किसी भी देश में सरकार जो है वो दोस्तों बनती है बहुमत से, तो यानी कि मेजोरिटी से। और अगर कोई ऐसा दल जो सांप्रदायिक किस्म का है, जो कम्युनल किस्म का है, जो बहुमत को बरगलाने में सफल हो गया, तो ऐसे दल की सरकार आने पर सबसे बड़ा खतरा जो है वो होता है माइनॉरिटीज को। तो बहुसंख्यकों की तानाशाही से बचाने के लिए भी क्या दिया गया, सो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और क्यों दिए गए हैं, नंबर 4, और जो मौलिक अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि समाज में ये संदेश जाए कि किसी के पास भी कोई विशेषाधिकार नहीं है। इस समाज में, इस लोकतंत्र में सभी क्या है, सभी समान है। वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, हम सब क्या है, हम सब दोस्तों विधि के समक्ष समान है, किसी के पास भी कोई विशेषाधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये दर्शाने के लिए भी क्या दिया गया, तो ये दर्शाने के लिए भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि आप देखिए सबके सब समान है, हम लोग, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और दोस्तों, और जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि जो समाज के वंचित और दोस्तों जो डिप्राइव्ड क्लास हैं, महिलाएं हैं दोस्तों, अन्य जो वर्ग हैं, SC ST जो बैकवर्ड क्लासेस हैं समाज के, या दोस्तों इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं समाज के, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, उन वंचित वर्गों को समाज की जो मुख्य धारा है उस मेन स्ट्रीम से जोड़ना। तो समाज के वंचित वर्गों को समाज के हाशिए पर चलेगा जो हाशिए पर चलेगा जो वर्ग है, जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है सोसाइटी का, उसको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना। तो ये भी एक उद्देश्य है तो मौलिक अधिकार का। तो इतने सारे उद्देश्य हैं दोस्तों मौलिक अधिकार के, इसलिए दिए गए हैं। तो क्या है, पढ़ लिया, क्यों है दोस्तों आपने देख लिया। अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक है वो क्या है, क्या मौलिक अधिकार आत्यांतिक है, आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्या मौलिक अधिकार आत्यांतिक है। सो यही तो था ना टॉपिक आप लोगों का, सो ये देखिए यही टॉपिक था आप लोगों का अगला, क्या मौलिक अधिकार आत्यांतिक है, आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट। ये हो गया, ये हो गया आपका। तो आइए इसमें अगला टॉपिक डालिए, क्या मौलिक अधिकार आत्यांतिक है, आर एब्सोल्यूट या आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट। क्या मौलिक अधिकार दोस्तों क्या है, आत्यांतिक है, आत्यांतिक है दोस्तों, आत्यांतिक कहें दोस्तों या फिर निरपेक्ष कहें एक ही बात है। एब्सोल्यूट मतलब होता है जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो दोस्तों, जिस पर कोई निर्बंधन ना हो, मतलब सब निलंबन, सब निर्बंधन से परे, मतलब जो चाहे वो करो। आत्यांतिक, एब्सोल्यूट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं, जो मन में आता है वो बोलो, जैसे करना है तो अभिव्यक्ति करो, मतलब जैसे मन में आए तो वैसे एक्सप्रेस करो, जैसे मन में आए वैसे आप क्या कीजिए, जो व्यापार करना है वो व्यापार करो, है ना, जो अधिकार दिए आप लोगों को उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कहने का ये है आत्यांतिक का। तो उसमें क्या मौलिक अधिकार आत्यांतिक है, और क्या ये हो सकते हैं आत्यांतिक। तो सबको पता है कि मौलिक अधिकारों को आत्यांतिक अगर आपने कर दिया तो समाज को चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो सोसाइटी को रन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके आत्यांतिक होंगे तो अगले के भी आत्यांतिक हैं दोस्तों, तो समाज चल ही नहीं पाएगा दोस्तों ऐसे। तो ये गलती दोस्तों अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने कर दी थी। जेफरसन मेडिसन साहब जो है दोस्तों, जो संविधान निर्माता है अमेरिका के, तो उन्होंने क्या किया, तो ये गलती कर दी दोस्तों। उन्होंने मौलिक अधिकार जो है उनको कर दिया आत्यांतिक, यानी सो एब्सोल्यूट। दोस्तों उन्होंने कर दिया मौलिक अधिकारों को आत्यांतिक, यानी सो एब्सोल्यूट। कि मौलिक अधिकार जो है ये क्या है, ये आत्यांतिक है, ये एब्सोल्यूट है। अब दोस्तों दिक्कत ये हुई कि आपको पता है कि अगर आत्यंतिक उसको कर दिया, आपने अगर एब्सोल्यूट कर दिया, तो मैंने आपसे कहा तो समाज को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा तो अमेरिका में हो गया, वहां जो मन में आए व्यक्ति बोल रहा है, तो जो मन में आए सो व्यक्ति कर रहा है। अब क्या करे सो,
दोस्तों अमेरिका में, दोस्तों अमेरिकी संविधान निर्माता जो थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया दोस्तों, यूएस में मौलिक अधिकार जो है इनको कर दिया गया एब्सोल्यूट। और इससे हुआ ये कि समाज जो था दोस्तों, उसे चलाना हो गया मुश्किल। दोस्तों उसे चलाना हो गया क्या, मुश्किल हो गया। और वहां दोस्तों एक बात ये है जो आपको जाननी चाहिए, मैं अलग से इसी लेक्चर में समझाऊंगा आप लोगों को, कि दोस्तों अमेरिका के संविधान को अमेंड करना बहुत मुश्किल है, लाइक इम्पॉसिबल है दोस्तों। अमेरिका के संविधान को अमेंड करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए दोस्तों, बहुत सख्त है, बहुत रिजिड है दोस्तों। और यही कारण है कि आप लगा लीजिए कि अमेरिका का संविधान जो दोस्तों वो लागू हुआ था 1789 दोस्तों, 1789 में लागू हुआ था। और आज तक दोस्तों उनके संविधान में मात्र 30 से 32 संविधान संशोधन हुए हैं दोस्तों। कितने, 30 से 32 संशोधन हुए हैं, 40 से कम हुए हैं। सोचिए दोस्तों, 40 से कम संशोधन हुए हैं इन 2-2.5 सालों में। तो ये दिखाता है कि उनके यहाँ संविधान को अमेंड करना बहुत मुश्किल दोस्तों। हमारे यहाँ तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोस्तों, वहां तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है दोस्तों, 3/4, 3/4 मेजोरिटी चाहिए। 50 राज्य हैं अमेरिका में, तो कम से कम 36-37 राज्य जो हैं वो सहमति देंगे तब मामला बनेगा वहां, जो कि बहुत असंभव सा होता है दोस्तों। और वहां राज्यों के पास बहुत शक्तियां होती हैं, हमारे तरह नहीं राज्य। वहां तो राज्य के पास बहुत पर्याप्त स्वायत्ता है, पर्याप्त अधिकार है, क्योंकि वहां राज्यों के समझौते से अमेरिका बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। तो वहां के संविधान को अमेंड करना बहुत मुश्किल। अब क्या करें, संविधान निर्माता जो है तो मौलिक अधिकार आत्यंतिक करके चले गए। अब ये भी नहीं कि संसद अमेंड करके उनको लिमिट कर देगी हमारे यहाँ जैसे है। तो मैंने कहा वो तो एक तरीके से बहुत मुश्किल से, वो तो बहुत कठोर है। तब दोस्तों वहां की विधायिका जो है उसने हाथ जोड़े वहां की न्यायपालिका के सामने कि सुप्रीम कोर्ट महोदय अब आप ही कुछ कीजिए, हमसे तो हो नहीं पाएगा ये, और ऐसे समाज चलने वाला नहीं है। जैसे आत्यंतिक मौलिक अधिकार है, इसे चलना है नहीं, तो आप भी कुछ कीजिए। तब दोस्तों वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, उसने इन मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए उसने क्या किया, तो इनको सीमित करने के लिए, इनको लिमिट करने के लिए वहां के सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या निकाला, वहां के सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, उन्होंने दोस्तों निकाला डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर। तो क्या निकाला दोस्तों, उन्होंने निकाला डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर, या पुलिस शक्ति का सिद्धांत दोस्तों। क्या निकाला, पुलिस शक्ति का सिद्धांत। और इसके तहत वहां के नागरिकों से कहा कि भैया ऐसा है, तुम्हारे जो मौलिक अधिकार हैं ये आत्यांतिक नहीं है, क्योंकि यहां पर अमेरिका में डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर चलता है, पुलिस शक्ति का सिद्धांत है, और आपके मौलिक अधिकारों को लिमिट किया जा सकता है सामाजिक सुरक्षा के लिए, फॉर सोशल सिक्योरिटी, और सामाजिक शांति के लिए, फॉर पीस। तो पीस और सिक्योरिटी के लिए आपके जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें लिमिट या उन्हें सीमित किया सकता है। तो ये ना माने कि आपके मौलिक अधिकार आत्यांतिक हैं या फिर एब्सोल्यूट हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उन्हें सीमित किया जा सकता है। तब जाके दोस्तों वहां के जो मौलिक अधिकार है उन्हें सीमित किया गया था, वरना दोस्तों वहां पर मौलिक अधिकार सीमित करना इज लाइक इम्पॉसिबल। संसद से तो बहुत मुश्किल है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये केस स्टडी की हुई थी पूरी पूरी, जो आज आप पढ़ रहे हो ये वो बहुत पहले पढ़ चुके थे, 100 साल पहले। पढ़ते हैं ना संविधान के स्रोत, वो सब पढ़ रहे थे उन चीजों को। और तो एक तरफ था ब्रिटेन का संविधान, उन्होंने उसका भी अध्ययन किया। तो ब्रिटेन का संविधान जो है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, उसमें क्या है, वहां दोस्तों आपको पता है कि यूके जो है दोस्तों, वहां तो अलिखित संविधान है दोस्तों। वहां क्या है दोस्तों, वहां तो अलिखित संविधान है। वहां दोस्तों क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अलिखित संविधान है, इसका मतलब यह है कि वहां तो मौलिक अधिकार की कोई गारंटी हो ही नहीं सकती दोस्तों। जब दोस्तों संविधान ही अलिखित है, दोस्तों संविधान ही अनरिटन है, अलिखित है, तो वहां पर मौलिक अधिकार की क्या गारंटी है। तो वहां से मौलिक अधिकार इतनी दयनीय स्थिति में है, यहाँ से मौलिक अधिकार इतने कठोर थे, मतलब इतने आतंकित कर दिए दोस्तों। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को निकालना पड़ा डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर। तो हमने क्या किया दोस्तों, तो हमने कहा ना ना भाई, इतना भी नहीं चाहिए हमको कमजोर मौलिक अधिकारों की स्थिति, और हमको आत्यांतिक भी नहीं करने कि चेंज ही ना कर पाए उनमें हम लोग, समाज चल ही ना पाए इससे। तब दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए इस बात को। उन्होंने कहा दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, कहा कि अगर भारत चाहता तो भारत भी अपने मौलिक अधिकारों को आत्यांतिक श्रेणी में डाल सकता था। दिस वॉज द स्टेटमेंट बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहते तो हम भी मौलिक अधिकारों को आत्यांतिक श्रेणी में डालकर
सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा कर सकते थे कि वो उन मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए क्या बनाए, उन मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए वो लेकर आए डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर, जैसा कि अमेरिका ने किया है। ये बात दिखाता है दोस्तों कि हमारे निर्माताओं ने एक एक संविधान का बहुत गहन अध्ययन किया था। ये कथन अम्बेडकर जी का है। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो हम भी अपने मौलिक अधिकारों को एब्सोल्यूट की कैटेगरी में डालकर सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा कर सकते थे अमेरिका की भांति कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर निकाले मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम ये गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने राज्य को, हम अपने स्टेट को, हम अपने राज्य को, स्टेट को पर्याप्त शक्तियां देते हैं कि वो क्या करे, पर्याप्त पावर देते हैं कि वो जो मौलिक अधिकार हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है दोस्तों। क्या कर सकती है, उसको दोस्तों सीमित कर सकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ अंबेडकर कि अगर हम चाहते, एज इन यूएसए हुआ, जो यूएसए में हुआ वैसा हम भी कर सकते थे। हम भी मौलिक अधिकारों को, वी कैन ऑल्सो मेक फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट, एंड आफ्टर दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम जुडिशरी to propound the doctrine of police power to limit the FR, but as in USA, but we are not doing so। पर हम ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने राज्य को पर्याप्त पावर देते हैं कि वो मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट या फिर सीमित कर सकती है, उन पर निर्बंधन लगा सकती है। तो अम्बेडकर साहब ने क्या किया, ये बात कही। तो हमारे जो मौलिक अधिकार आत्यंतिक नहीं है, और ये बात आपको अम्बेडकर साहब के इस कोट से पता चल रही है कि आत्यंतिक तो नहीं है। तो अम्बेडकर साहब ने कुछ क्या कहा कि हमने अपने राज्य को पर्याप्त पावर दी, इनफ पावर्स दी है कि वो मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है, लिमिट कर सकता है, उनको सीमित कर सकता है। तो मौलिक अधिकार को लिमिट करने की, सीमित करने की शक्ति किसको दी गई है, राज्य को दी गई है। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि अभी हमने पढ़ा कि सर मौलिक अधिकार जो है सर क्या है, सर मौलिक अधिकार जो है ये क्या है, सर मौलिक अधिकार जो है ये सर आपने बताया था कि सर ये क्या है, ये तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों की दावे हैं, और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। सर मौलिक अधिकार तो राज्य के विरुद्ध काम करते हैं नागरिकों के लिए, ये तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, और ये तो राज्य की सत्ता के, सॉरी, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो सर ये तो अल्टीमेटली राज्य के खिलाफ मिले सर ये तो हमको सर राज्य के खिलाफ मिले हैं मौलिक अधिकार। तो सर मौलिक अधिकार तो राज्य के खिलाफ मिले हुए हैं, और सर राज्य को शक्ति दे दी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की। मौलिक अधिकार जो है मिले हैं तो राज्य के खिलाफ, और राज्य को ही तो शक्ति दे दी, क्या तो राज्य को शक्ति दे दी उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की। ये कैसी दोस्तों बात कर दी, मतलब ये तो वही बात होगी कि बिल्ली को दे दी दूध की रखवाली, बिल्ली को ही दे दी दूध की रखवाली, ये इसके खिलाफ काम करते हैं और ये इसको सीमित करेगा। लो दोस्तों बताइए, तो क्या दोस्तों हमारे संविधान निर्माता इतने जानकार नहीं थे, क्या वो ये नहीं जान रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। हम मौलिक अधिकार जो कि राज्य के खिलाफ काम करते हैं और नागरिकों के हित में काम करते हैं, हम उन मौलिक अधिकारों को सीमित करने की या उनको रिस्ट्रिक्ट करने की पावर जो है राज्य को ही दे रहे हैं। तो क्या दोस्तों उन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा, सोचा दोस्तों, उन्होंने सोचा। और मजे की बात यह है कि दोस्तों मौलिक अधिकारों पर मौलिक अधिकार जो है हमारे, इन मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार किसके पास है, रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार जो है दोस्तों, रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों, वो राज्य के पास है। दोस्तों किसके पास है दोस्तों, वो राज्य के पास है दोस्तों। तो राज्य जो है दोस्तों, स्टेट जो है वो आपके अधिकारों को क्या कर सकता है दोस्तों, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन असली बात दोस्तों यहां पर छुपी हुई है, लेकिन जो वो रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों जो राज्य लगाएगा, दैट रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल दोस्तों, दैट रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। वो दोस्तों क्या होना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शन दोस्तों युक्तियुक्त होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए दोस्तों। और वो रिस्ट्रिक्शन तार्किक है या नहीं जो राज्य ने लगाया है दोस्तों, ये रिस्ट्रिक्शन जो राज्य ने लगाया है मौलिक अधिकारों पर, ये तार्किक या युक्तियुक्त है या नहीं दोस्तों, ये बताएगी कौन सा, ये बताएगी न्यायपालिका।
तो हमारे मौलिक अधिकारों पर केवल रिस्ट्रिक्शन लगे हैं दोस्तों, या लगे हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दोस्तों? तो हमारे मौलिक अधिकारों पर दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या लगे हैं दोस्तों? मौलिक अधिकारों पर केवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है बाबू, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमारे मौलिक अधिकारों पर। रीजनेबल बताएगी कौन दोस्तों? जुडिशरी, न्यायपालिका दोस्तों। और लगाएगा कौन सा रिस्ट्रिक्शन? स्टेट दोस्तों, सरकार लगाएगी, गवर्नमेंट लगाएगी। तो जो रिस्ट्रिक्शन लगाएगी उसमें सरकार, वो रीजनेबल होना चाहिए, वो तार्किक कैसे, वो युक्तियुक्त होना चाहिए। और युक्तियुक्त बताएगी कौन सा? युक्ति बताएगी न्यायपालिका। तो आप केवल किसी की आलोचना करोगे तो जेल में नहीं डाल सकती सरकार दोस्तों। सरकारों की आलोचना करने पर दोस्तों जेल में नहीं डाल सकता, आपको जेल में नहीं डाला सकता, आप रिहा किए जाएंगे निवेदन न्यायपालिका। और अगर न्यायपालिका रिहा नहीं कर रही है तो फिर वो जो मामला है वो न्यायपालिका का बचा ही नहीं है, क्योंकि फिर वो राज्य के पक्ष में ही जाके खड़ी हो गई है। और दोस्तों इसी दोस्तों जरूरी है शक्तियों का पृथक्करण दोस्तों। ये दोनों अगर एक हो जाएंगे तो आप गए, आपका मामला टाटा बाय बाय दोस्तों। इसलिए तो कहा जाता है, ये दर्शाता है शक्तियों के पृथक्करण दोस्तों, ये दर्शाता दोस्तों शक्तियों के पृथक्करण को। इट शोज सेपरेशन ऑफ पावर दोस्तों, ये दिखाता है शक्तियों के पृथक्करण को, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर दोस्तों। और जो किसने दिया दोस्तों आपको? जो दिया है संविधान ने। याद है ना पहला लेक्चर दोस्तों? संविधान दोस्तों करता है क्या? संविधान करता है सेपरेशन ऑफ पावर। और संविधान तो क्यों करता है? क्योंकि आप कहाँ है दोस्तों? आप लोकतंत्र में है दोस्तों, आप डेमोक्रेसी में है दोस्तों। तो फिर दोस्तों वही बात घूम फिर के आगे देखिए, तो ये केवल आपके मौलिक अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दोस्तों। रीजनेबल कौन बताएगा? न्यायपालिका। और रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगी? सरकार दोस्तों। तो ये दोनों सेपरेट होने चाहिए। अगर ये दोनों तो मिल गए ना तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे ये। तो आप ऐसा क्यों चाहोगे लोकतंत्र में दोस्तों? तो आप क्या चाहेंगे? शक्तियां क्या हों? पृथक हों। कैसे होंगी? संविधान से, क्योंकि लोकतंत्र दोस्तों। ये चीज इज इट क्लियर सर? तो दोस्तों आपको संविधान के हर शब्द में मैं कह रहा हूं शक्तियों का पृथक्करण दोस्तों दिखेगा, या फिर सेपरेशन पावर जो है वो दिखेगा आपके सामने दोस्तों। तो ये जो आज तक आपके लिए आर आर था दोस्तों, ये क्या था? ये था दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण। इट शोज द सेपरेशन पावर। आर मतलब रिस्ट्रिक्शन, न्यायपालिका। आर मतलब दोस्तों, सॉरी, तो आर मतलब रीजनेबल दोस्तों, न्यायपालिका। दूसरा आर क्या है दोस्तों? दूसरा आर है रिस्ट्रिक्शन दोस्तों, जो लगाएगी सरकार दोस्तों। इज इट क्लियर? तो लिखिए फटाफट से। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखिए आर आर दोस्तों, ये आर आर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट दोस्तों नहीं है ये शक्तियों को दोस्तों पृथक्करण को दिखाता है दोस्तों। तो लिखो दोस्तों इस चीज को। तो दोस्तों ये केवल दोस्तों आर आर क्या है दोस्तों? ये केवल आर नहीं दोस्तों, ये दोस्तों केवल आर नहीं है, बल्कि क्या है दोस्तों? ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दोस्तों, ये है युक्तियुक्त निर्बंधन। केवल निर्बंधन नहीं दोस्तों, युक्तियुक्त निर्बंधन है ये। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को? तो एक एक शब्द में संविधान के आप लोगों को मिलेगा शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन पावर। क्योंकि आपकी स्वतंत्रता तभी है जब शक्तियां पृथक रहें। याद है ना आप लोगों को? पहला लेक्चर क्या बताया था मैंने आपसे? अगर सारी शक्तियां एक हो जाएंगी तो फिर वो आपको बर्बाद कर देंगी। जैसे राजतंत्र में होता है, राजा ही विधायिका है तो राजा ही कार्यपालिका, राजा ही न्यायपालिका है। तो उसकी शक्तियों को कोई उस पर अंकुश लगाने वाला कोई व्यक्ति है दोस्तों? नहीं है। कोई संस्था है? नहीं है दोस्तों। तो हमें एक नहीं होने देना है किसी को,
सेपरेशन करना है, अलग अलग, विधायिका तू अलग, कार्यपालिका तू अलग, न्यायपालिका तू अलग, और ये दिखाता है अलग अलग को, अगर अलग अलग है तो ही तुम सेफ हो। तो जिस दिन तुम्हें मिल गए दोस्तों, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि उस दिन आर आर नहीं बचेगा, उस दिन केवल एक आर बचेगा। दिखने को आर आर होंगे लेकिन अंदर से वो एक ही है। इसलिए जरूरी दोस्तों क्या है, तो इसलिए जरूरी है शक्तियों का पृथक्करण दोस्तों, और वो कौन देता है, संविधान दोस्तों, वो तो कौन देता है, लोकतंत्र। तो ये सारा कॉन्सेप्ट फिर से आपने जोड़ लिया लोकतंत्र से। तो ये है दोस्तों हमारे संविधान जो है वो, सॉरी, जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या, वो आत्यांतिक नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। क्लियर है जी। अब आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सब आपने क्या क्या पढ़ा, सब तक आपने पढ़ा बाबू मौलिक अधिकार क्या है, और अच्छा आपने निबंध निकाल लिया। तो मौलिक अधिकार क्यों है दोस्तों, और क्या मौलिक अधिकार आत्यांतिक है, तो इसका जवाब आपने दे दिया कि सर नहीं, मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। फिर दोस्तों देखते हैं निलंबन और निर्बंधन दोस्तों। हालांकि ये टॉपिक देखकर भी लगता है कि सर ऐसा थोड़ी होगा सर, जब ये है तो ये कैसे हो सकता है, सही बात दोस्तों। तो अब लिख लीजिए मौलिक अधिकारों पर लगे निर्बंधन और निलंबन, यानी कि सस्पेंशन दोस्तों, अगर डाल दीजिए सस्पेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट दोस्तों, या फिर मौलिक अधिकारों पर लगे निलंबन और निर्बंधन दोस्तों, निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एफआर दोस्तों, मौलिक अधिकारों पर लगे निर्बंधन और निलंबन, सस्पेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट दोस्तों। इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, इन दो शब्दों में, एक है निलंबन, एक है निर्बंधन, इन दोनों शब्दों से अंतर क्या होता है, क्या है सस्पेंशन और क्या है रिस्ट्रिक्शन। तो सस्पेंशन दोस्तों होता है जो कुछ समय के लिए हो, या सो कुछ विशेष परिस्थितियों में दोस्तों लगाया जाता हो, ये क्या सो, ये कुछ दोस्तों विशेष परिस्थिति में लगाया जाता है, इन स्पेशल कंडीशन दोस्तों होता है ना। और उसके खत्म होने, उस कंडीशन के खत्म होने पर वापस से एफआर जो है वो क्या हो जाएंगे, एफआर आपके रिस्टोर हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सीधी सी बात है, सस्पेंशन जो है वो किसी विशेष परिस्थिति के चलते हो सकता है, निलंबन मतलब निलंबित किया सकता है कुछ विशेष परिस्थिति के चलते, भाई आपातकाल हो गया है, कोई और कारण ऐसा हो गया है, जैसे मार्शल लॉ हो गया, या सेना विधि लग गई है, तो उस केस में आपके जो मौलिक अधिकार है उन्हें सस्पेंड किया जाता है, लेकिन उसे वापस से उस कंडीशन के खत्म होने पर रिस्टोर कर दिया जाता है। निलंबन निर्बंधन क्या है, जो दोस्तों हमेशा लगे हुए हैं, हमेशा दैट मीन्स ऑल द टाइम लगे हुए हैं, ऑल द टाइम, और ये रिस्टोर नहीं होते, सो ये जो है दोस्तों ये रिस्टोर नहीं होते हैं। जैसे आपके मौलिक अधिकारों पर लगे जो निर्बंधन है, जैसे आपकी बोलने की आजादी है, उस पर 8 प्रकार के क्या है, उस पर 8 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, उस पर 8 प्रकार के निर्बंधन लगे हुए हैं आपके व्यक्ति की आजादी पर, जिसमें एक मानहानि है। तो क्या ऐसा होगा कि उस निर्बंधन को कभी हटाया जाता होगा कि नहीं, आज बोल लो, मन भर के गाली दे लो, जिसको मना है उसको चोर बोल लो, जिसको डाकू बोलना डाकू बोल लो, ऐसा होता है क्या? नहीं। उसमें एक निर्बंधन और है, राज्य की सुरक्षा, कि राज्य की सुरक्षा के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, उस पर चुनौती पैदा नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा होगा कि निर्बंधन कभी हटाया जाएगा कि नहीं, आज जो है राज्य की सुरक्षा को चुनौती दे लो? नहीं दोस्तों। तो रिस्ट्रिक्शन जो है दोस्तों जो हमेशा लगे हुए हैं, दे आर इम्पोज ऑल द टाइम ऑन योर एफआर्स, वेयर एज सस्पेंशन इज फॉर द स्पेसिफिक कंडीशन, एंड आफ्टर दैट कंडीशन योर एफआर विल बी रिस्टोर्ड। सो आपके जो मौलिक अधिकार होंगे वापस से क्या किया जाएगा, सो रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो एक सस्पेंशन दोस्तों होता है और एक होता है रिस्ट्रिक्शन। सस्पेंशन कुछ विशेष परिस्थिति में होता है, फिर वापस से आपको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, उसके बाद निर्बंधन हमेशा लगे होते हैं। तो अब आपने मौलिक अधिकार पहले कहीं पढ़े होंगे, तो आप मुझे बताओ कि इसके उदाहरण इसके जो एग्जाम्पल जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो आप कहेंगे सर देखिए, पहला तो अगर हम बात करें तो सर देखिए हमारे संविधान का पहला 19(1)(a) सर यहीं दिए हुए हैं। सर आर्टिकल 19 जो है दोस्तों, आर्टिकल 19 जो है सर इसी में दिए हुए हैं। तो आर्टिकल जो 19 इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। एक तरफ आर्टिकल 19 में हमको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(e)(f) और G दोस्तों। और ये दोस्तों क्या है, ये है स्वतंत्रताएं, इसमें क्या है, ये है स्वतंत्रता, so ये फ्रीडम दी गई है हम लोगों को। और दोस्तों इस पर लगे हुए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वो दिए गए हैं एक तरफ। तो 19(1)(a) में आपको क्या दिया दोस्तों, 19 देखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये, आर मतलब क्या, न्यायपालिका, आर मतलब क्या दोस्तों, सरकार, ध्यान रखिएगा इस बात को जिंदगी में।
और ये क्या है दोस्तों, सेपरेशन पावर। ये है सेपरेशन पावर, और ये है तभी जिंदा हो, वरना गुलाम बनने में टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि स्वतंत्रता है दोस्तों, तो एक तरफ स्वतंत्रता दी गई 19 में, और एक तरफ दिए गए उस पर लगे रिस्ट्रिक्शंस। दोस्तों एक है 19(1)(a। तो 19(1)(a) में अब हम एग्जांपल देख रहे हैं निर्बंधन और निलंबन के। ठीक है, अभी तो टॉपिक आपने शुरू किया है, उसके अंदर घुसे हम लोग। तो 19(1)(a जो है दोस्तों, इसमें दिया गया है आपको स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। और इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको 19(1)(a में मिली है, इस पर दोस्तों 19(2) जो है, तो 19(2) है दोस्तों, ये है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये है युक्त युक्त निर्बंधन लगा हुआ उसके ऊपर। ये है दोस्तों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या फिर युक्त युक्त निर्बंधन जो लगा हुआ है आपका 19(2). और इस 19(2) में 8 दोस्तों क्या है, 8 दिए गए हैं रिस्ट्रिक्शंस। कौन कौन से हैं, राज्य की सुरक्षा, तो आपको अधिकार दिया गया है बोलने और अभिव्यक्त करने का, एक्सप्रेस का, लेकिन दोस्तों उस पर 8 रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। राज्य की सुरक्षा है, दूसरा दोस्तों विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, या दोस्तों रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज। तीसरा दोस्तों मानहानि दोस्तों या फिर डिफेमेशन, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, मोरलिटी। फिर दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायपालिका की अवमानना, इनसिटिमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध उद्दीपन। तो एक दिया हुआ है इसकी भारत की संप्रभुता और भारत की संप्रभुता और अखंडता। इन पर चुनौती आए ऐसी कोई अभिव्यक्ति आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये है क्या दोस्तों, ये है रीजनल रिस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए हैं 19(1)(a पर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 19(1)(b) में आपको क्या अधिकार दिया गया है दोस्तों, इसमें आपको अधिकार दिया गया है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, या फिर राइट टू असेंबल पीसफुली। तो राइट टू असेंबल पीसफुली दोस्तों, और इस पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा हुआ है 19(3) में। फिर दोस्तों 19(1)(c) जो आपको अधिकार देता है कि संघ संगठन समिति बनाने का अधिकार, यूनियन एसोसिएशन कमिटीज बनाने का अधिकार दिया है इसमें आप लोगों को, फॉर्मेशन ऑफ राइट टू फॉर्मेशन फॉर्म यूनियन एसोसिएशन एंड कमिटीज दोस्तों। और इस पर लगा हुआ दोस्तों आप लोगों के 19(4) रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। 19(1)(d) जो है दोस्तों, इसमें दिया गया है भारत में आवास संचरण का अधिकार, मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया दोस्तों। और इस पर लगा हुआ है 19(5) रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों। फिर 19(1)(e) दोस्तों, इसमें क्या दिया दोस्तों, इसमें दोस्तों दिया हुआ आप लोगों का 19(1)(e) जो इसमें दिया हुआ है भारत में कहीं पर भी बसने का अधिकार, राइट टू सेटल डाउन एनीवेयर इंडिया, राइट टू सेटल डाउन एनीवेयर इन इंडिया दोस्तों। और इस पे दोस्तों रिस्ट्रिक्शन दिया है वही 19(5) ही दोस्तों, इस पर भी 19(5) ही है। 19(1)(f) जो है दोस्तों ये अब नहीं है, इसमें क्या था दोस्तों, 19(1)(f) जो है इसमें दिया हुआ था पहले संपत्ति को अर्जित, धारित और व्यय करने का अधिकार, यानी कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन सबको पता है कि इस अधिकार को दोस्तों, इस अधिकार को क्या किया गया है दोस्तों, इस अधिकार को 44 संविधान संशोधन 1978 से यहां से निकाल कर कहां डाल दिया गया है, भाग 12 में डाल दिया गया दोस्तों। और भाग 12 का जो अध्याय 4 है, जो चैप्टर 4 है दोस्तों, जो अध्याय 4 है उसका दोस्तों उसमें है 300 का जोड़ा, और वो वहां डाल दिया गया है। तो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों, नाउ राइट टू प्रॉपर्टी जो है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है, इसमें क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये आपका एक दोस्तों क्या है, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी जो ये क्या है, ये आपका एक विधिक अधिकार है। इट इज योर लीगल राइट दोस्तों, ये क्या दोस्तों, ये आपका लीगल राइट है, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट दोस्तों। ये क्या है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। पहले वो 19(1)(f) यहाँ था दोस्तों मौलिक अधिकारों में, 19(1)(f) में था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति को अर्जित, धारित और व्यय करने का अधिकार। दोस्तों अंतिम में है जी दोस्तों, जी में दिया हुआ है आप लोगों को कोई व्यापार, वाणिज्य, कारोबार, व्यवसाय करने का अधिकार दोस्तों। और इस अधिकार पर 19(1)(6) जो है, सॉरी 19(6) जो है दोस्तों, ये लगा हुआ है रिस्ट्रिक्शन के रूप में। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के या फिर युक्तिक निर्बंधन के। तो एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया है, लिया गया नहीं लिया गया है, यही प्रश्न था वो। मुझे उम्मीद है कि वो प्रश्न अब आप कर पाएंगे इस सेशन के बाद। एक दूसरा एग्जांपल ये हो गया, और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा एक एग्जांपल आप और दे सकते हैं सर। देखिए आर्टिकल 352 तो सर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी दोस्तों, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी भी आपके जो मौलिक अधिकार हैं
उनको सस्पेंड किया जाता है दोस्तों, सस्पेंड या फिर निलंबित किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद वापस से रिस्टोर हो सकते हैं आफ्टर नेशनल इमरजेंसी दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद उसे वापस से रिस्टोर किया जाए, क्योंकि ये दोस्तों किसका एग्जांपल है, निलंबित का एग्जांपल है, निलंबन सस्पेंशन दोस्तों ये। और दोस्तों आप कह सकते हैं सर देखिए आर्टिकल नंबर 33 है दोस्तों। आर्टिकल 33 जो है ये संसद को शक्ति थी, तो किसको, ये पार्लियामेंट या दोस्तों संसद को शक्ति देती है कि संसद जो है ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो मिलिट्री फोर्सेस जो हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है, बीएसएफ, सीआरपीएफ दोस्तों, सी पुलिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है दोस्तों, इनके इनके मौलिक अधिकारों को ये क्या कर सकती है दोस्तों, सीमित कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सुरक्षा और अनुशासन के लिए। तो टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ मिलिट्री, नॉन पैरामिलिट्रीज एंड पुलिस एंड दोस्तों जो आपके आसूचना ब्यूरो हैं या जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं इनके। और संसद ने इसका यूज किया हुआ है और इनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित किया हुआ है। आप देखिए तो रेलवे के कर्मचारी हड़ताल कर लेते हैं, डॉक्टर्स कर लेते हैं, वकील कर लेते हैं। तो कभी देखा आपने कि आर्मी ने हड़ताल करी हो, सीआरपीएफ ने करी हो? ना कर सकती है ना उसने किया है आज तक, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 33 है यहाँ पर। और उसमें क्या कह सकते हैं, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, तो ये क्या है, ये है सेना विधि दोस्तों, मार्शल लॉ है दोस्तों, ये सेना विधि है। मार्शल लॉ का मतलब क्या है, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जब आपके जब दोस्तों किसी क्षेत्र में कोई परिस्थिति हो, कोई गंभीर परिस्थिति हो, तो वहां पर राष्ट्रपति जो है मार्शल लॉ लगा सकते हैं, सेना विधि लगा सकते हैं। सेना विधि के लगने पर या दोस्तों मार्शल लॉ के लगने पर वहां पर जितना भी सिविल जो प्रशासन है वो हट जाता है और जो सेना है वो उस प्रशासन को संभालती है। वहां सिविल कोर्ट्स अब जो है आर्मी कोर्ट्स स्टैब्लिश हो जाते हैं। और दोस्तों इस दौरान उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, वहां के मौलिक अधिकारों के, वहां के जो नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है। अगेन निलंबन है दोस्तों, क्या है, सस्पेंशन है, जब ये खत्म होगा तो वापस से रिस्टोर किए जाएंगे वो। तो ये दोस्तों एक है आपके मौलिक अधिकारों पर लगा हुआ निलंबन। और दोस्तों आर्टिकल 31 क्लॉज ए, 31 क्लॉज बी और 31 क्लॉज सी दोस्तों, ये भी 3 आर्टिकल हैं जो एफआर पर क्या, एफआर पर रिस्ट्रिक्शन के रूप में लगे हुए हैं। ये भी क्या है, ये भी युक्त निर्बंधन के तौर पर आरोपित हैं, किस पर, हमारे मौलिक अधिकारों पर। 31 ए और बी जो दोस्तों इसको जोड़ा गया था किससे, इसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951 से। और दोस्तों ये जो 31 सी जो है दोस्तों इसे जोड़ा गया था 25वें संविधान संशोधन 1971 से। तो ये जोड़ा था नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने, ये जोड़ा था इंदिरा गांधी ने। और ये भी क्या, ये भी मौलिक अधिकारों पर लगे रिस्ट्रिक्शन है। 31 ए भी भूमि सुधार से जुड़े हुए कानून है। तो ये सब जो है ये क्या है, ये है आप लोगों के मौलिक अधिकारों पर लगे निर्बंधन और निलंबन। दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस एंड सस्पेंशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो अम्बेडकर जी की बात याद रखिएगा कि अगर हम चाहते तो हम भी मौलिक अधिकारों को अमेरिका की भांति आत्यंतिक श्रेणी में डालकर सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा कर सकते थे कि वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर या पुलिस शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अपने राज्य को पर्याप्त शक्ति देते हैं मौलिक अधिकारों को सीमित निलंबित करने की, वो दी हुई है सबके सामने है। लेकिन ये जो है ये रीजनेबल होनी चाहिए, ये युक्त होनी चाहिए। ये बात दोस्तों आप देखेंगे कि सुप्रीम निर्माताओं द्वारा स्पष्ट की गई है और इसे इंश्योर किया गया है। क्लियर है दोस्तों ये चीज? तो अब आप मुझे बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अब? क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो बिल्कुल हाँ दोस्तों सहमत हैं, एकदम सहमत है दोस्तों, है ना, एकदम सहमत है। और इस प्रश्न की शुरुआत आपको करनी है दोस्तों किससे? इस प्रश्न की शुरुआत आपको करनी है अंबेडकर जी के कोट से दोस्तों, अंबेडकर जी के दोस्तों कोट से शुरू करनी है कि अगर हम चाहते तो यहां पर आपको कंपेयर करना है तो यूएसए को, कंपेयर करना है यूके को, जहां पर आपने देखा संविधान ने क्या दिया, जहां पर संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों, उसने क्या किया, उसने मौलिक अधिकारों को आत्यंतिक कर दिया। क्या कर दिया था?
आत्यांतिक कर दिया था दोस्तों, यानी कि एब्सोल्यूट कर दिया था। और दोस्तों इस केस में फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो उसने क्या निकाला, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर निकाला दोस्तों। और यहाँ दोस्तों दिक्कत ये थी कि यहाँ पर संविधान लिखित है ही दोस्तों, तो यहाँ चूंकि अलिखित संविधान है, यहाँ तो क्योंकि क्या है दोस्तों, यहाँ क्योंकि अलिखित संविधान है यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसीलिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या है, हमेशा दयनीय बनी रहती है। तो जब आप प्रश्न शुरू कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन से शुरू कर रहे हैं, कंपैरेटिव है दोस्तों ये मामला, क्योंकि अंबेडकर के कोर्ट के साथ आपको ये दिखाना पड़ेगा कंपैरिजन, क्योंकि अंबेडकर जी के कोर्ट में ये बात नहीं थे कि अगर हम चाहते तो हम भी अमेरिका की भांति, तो अमेरिका में क्या था, ये था, हम भी अमेरिका की भांति मौलिक अधिकारों को आतंकी घोषित कर सकते थे, और फिर सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए क्या निकाले, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर निकाले। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम अपने राज्य को, सरकार को पर्याप्त पावर देते हैं कि क्या लगा सके, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सके दोस्तों। तो ये 3-4 लाइन में आपका इंट्रो आएगा। तो आपने कंपैरिजन कर दिया दुनिया के अन्य व्यवस्थाओं के साथ, जो आधुनिक लोकतंत्र उनके साथ दोस्तों कंपैरिजन कर दिया आपने, तो आपने अम्बेडकर जी की बात को डाल दिया। और फिर दोस्तों आप बताएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं और छीने गए दोस्तों, तो ये दिए गए हैं दोस्तों और ये छीने गए, ये दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, ये छीने गए हैं, ये दोस्तों दिए गए हैं, ये छीने गए हैं दोस्तों। ये आंसर है आप लोगों का। तो मौलिक अधिकार एक हाथ से दिए गए हैं, दूसरे हाथ से छीने गए हैं, तो उसका मतलब ही है कि अधिकार जो दिए गए हैं और दूसरा उन पर जो लगे हुए हैं रीजनल रिस्ट्रिक्शन जो जरूरी थे, इस बात को आपने अंबेडकर साहब के कोर्ट से बता दिया कि आतंकी करने का प्रयास किया था एक बार अमेरिका ने, और उससे समाज की शांति और समाज की जो सुरक्षा है उस पर भयंकर खतरा पैदा हुआ, जिसके चलते हमने उस गलती को नहीं दोहराया है। और ये बात अंबेडकर साहब के कोर्ट में आप दर्शाएंगे। क्लियर है बच्चा लोग? तो ऐसे अगर अध्ययन करेंगे तो देखिए अब आपके आंसर्स कैसे गिरते जाएंगे अपने आप, शब्दों की कोई कमी नहीं होगी आपके पास। तो इस तरीके से तो चीज़ों को पढ़ना चाहिए आप लोगों ने। आपने 2 लेक्चर पहले पढ़े हुए हैं, उसमें से आपने देखा कि किस प्रकार से आपने कंटेंट बनाना है, तो यहाँ पर भी आपने कंटेंट देखा। तो अब जब मौलिक अधिकार दोस्तों आएंगे, तो क्या मौलिक अधिकार पर आपका सीमित कंटेंट है? नहीं दोस्तों, इतना परिचय आप देंगे, इतना परिचय दोस्तों, ये परिचय है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है तो ये बताएंगे आप लोग। मौलिक अधिकार ये है, ये है, ये है, ये है दोस्तों। फिर मौलिक अधिकार क्यों है दोस्तों, तो क्यों के लिए आपके पास इतना कंटेंट है दोस्तों। तो मतलब कहने का ये है कि आप पास परिचय का एक दोस्तों केवल एक परिचय नहीं है, कई सारे परिचय आपके पास होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को डिजाइन करना होता है। आप शुरू यहां से भी कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है ये राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं, दे आर द क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। ये क्या है दोस्तों, ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो दोस्तों अच्छा पढ़िए दोस्तों, मेरा मानना है कि अच्छा पढ़िए, है ना। और लगता है आप लोगों की कंटेंट में सर कोई दिक्कत आ रही, सर थोड़ा और डेप्थ चाहिए, तो दोस्तों हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, है ना। वेद लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको सीधा मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा, या अगर आपको उसमें मेंटरशिप भी चाहिए तो आप फिर भी कॉल कर सकते हैं मेरी, कि हमें वेद लाइव जो मेंटरशिप है वो चाहिए। और तो इसके माध्यम से मैं आपको आपकी जो कॉपीज हैं वो चेक करके दिया करूंगा, जहां पर आपकी दिक्कतें हैं, जहां जो फ्लो चार्ट चाहिए, जहां जहां जो डायग्राम चाहिए, जहां निष्कर्ष में दिक्कत है, जहां दोस्तों इंट्रोडक्शन में दिक्कत है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये सेल आज के लिए है, अगर आज लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, नहीं तो फिर आपके लिए फिर वो सेल जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आज रात 12 बजे से पहले आप कोई बैच चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग वेद लाइव कोड। अब दोस्तों आपने क्या कर लिया दोस्तों, आपने कर लिया क्या है, क्यों है, आत्यांतिक है तो नहीं है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन और सस्पेंशन लगे हुए हैं, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है दोस्तों, आर फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल। तो दोस्तों जब ये टॉपिक हम शुरू करते हैं, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है, आर फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल, तो हाँ दोस्तों मौलिक अधिकार जो है संशोधनीय है। और यहाँ मैं आपको कुछ केस स्टडीज पढ़ाऊंगा जो कि आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस क्लास में, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके जाता हूँ कि किस तरीके से हमको पढ़ना होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमें पढ़ना होगा कुछ मामलों को, जैसे शंकरी प्रसाद दोस्तों, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम दोस्तों, जैसे शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का तो मामला था। दोस्तों इसके अलावा एक था सज्जन सिंह का मामला, सज्जन सिंह बनाम या वर्सेस राजस्थान राज्य दोस्तों,
ये सो था 1965 का मामला। ये सब मामले आए थे इस सवाल के जवाब में दोस्तों। इसके अलावा एक मामला आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य दोस्तों, 96 है दोस्तों। तो इसके बाद आया था एक मामला जिसे फाइनली सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, और वो मामला था केशवानंद भारती दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये मामला था 1973 का। और दोस्तों इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया दोस्तों, केशवानंद भारती दोस्तों बनाम केरल राज्य मामला जो है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, ये क्या है, ये एमेंडेबल है। ये क्या है बाबू, तो ये एमेंडेबल है या ये संशोधनीय है। ये क्या है, ये संशोधनीय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में एक डॉक्ट्रिन का और प्रतिपादन किया, एक सिद्धांत का और प्रतिपादन किया था। और वो सिद्धांत कौन सा दोस्तों, इस मामले में एक सिद्धांत और आया दोस्तों, और वो सिद्धांत था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर संविधान का मूल ढांचा दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वीकार किया, कृष्ण भारती मामले में, कि मौलिक अधिकार जो हैं ये संशोधनीय है, ये एमेंडेबल है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन मौलिक अधिकार में नहीं होना चाहिए जो संविधान के मूल ढांचे के क्या हो, खिलाफ हो दोस्तों, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। दैट मीन्स करंट सिचुएशन ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर एमेंडेबल, मौलिक अधिकार जो है वह संशोधनीय है, बट दैट अमेंडमेंट शुड नॉट बी अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। यहाँ तो आप लोगों को ये पढ़ना होगा, और इस दोस्तों क्योंकि इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 आवर, क्योंकि इसमें आप लोगों को मुझे 31A B C सब पढ़ाना होगा। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, भूमि सुधार कानून जो आए थे, तो यहाँ पूरी जो कहानी है वो सुनानी होगी। तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 and 2 hours, एटलीस्ट 2 घंटे मैं लूंगा। तो ये लेक्चर में लेकर आऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पर है कि आपकी डिमांड क्या रहती है दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीरियस है, तो निश्चित रूप से आपके जो कंटेंट है, इस प्रकार के जो लेक्चर्स हैं वो आते रहेंगे आपके सामने। तो इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि भाई संविधान का मूल ढांचा जो है ये मौलिक अधिकार जो इसी मामले में, तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का ये मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ कोई संशोधन अगर होगा तो हम उसे खारिज कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, मौलिक अधिकार संशोधनीय है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दे आर अमेंडेबल बट दैट अमेंडमेंट शुड नॉट बी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बाबू लोग, ये चीज। लास्ट दोस्तों मैं फटाफट से, क्योंकि मैंने कहा दोस्तों अभी आपसे, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर और 32 तक की, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि अभी इतना समय हमारे पास दोस्तों नहीं है। आज मेरा जो उद्देश्य था वो सवाल था ताकि आप उस सवाल को देखें कि किस प्रकार से फ्रेम करना है। अब अगर हम बात करें संविधान के जो वर्ग है, सो मौलिक अधिकारों के जो वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं बाबू, तो 6 वर्ग हैं। कितना वर्ग है, तो 6 वर्ग हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। तो पहला दोस्तों जो है आर्टिकल 14 है दोस्तों, लेकिन मौलिक अधिकार तो शुरू होते हैं आर्टिकल 12 से। तो आर्टिकल 12 कहाँ पर है, आर्टिकल 13 भी नहीं है दोस्तों। यहाँ तो आर्टिकल 31 भी तो नहीं दिखा आप लोगों को, आर्टिकल 33 भी तो नहीं दिखा, हालांकि 33 आपने देख लिया अभी आगे चलकर। 34 दोस्तों ये भी देख लिया आप लोगों ने, और 35 दोस्तों। तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये मौलिक अधिकार से जुड़ी बातों से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें भी हम देखेंगे एक विशेष सेशन लाकर। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें तो पहला जो है दोस्तों ये है आपका समानता का अधिकार दोस्तों, या फिर राइट टू इक्वलिटी। इसका विस्तार किया गया आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 जो है दोस्तों, इसमें 2 प्रकार की समानताओं की बात की गई है। एक है विधि की समक्षमता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक है दोस्तों विधियों का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोस्तों। आर्टिकल 15 दोस्तों, आर्टिकल 15 जो है इसमें 5 दोस्तों, ये आर्टिकल 15 जो है इसके 6 आधार हैं दोस्तों, 6 आधार हैं, 6। आर्टिकल 15 में के 6 क्लॉजेस हैं, 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 और 6। इस एक एक आर्टिकल पे दोस्तों पूरा 3-3 घंटे का लेक्चर होगा आप लोगों का। तो अभी दोस्तों शॉर्ट में समझाता हूं आप लोगों को। तो आर्टिकल 15 जो है इसमें कहा गया है कि राज्य और प्राइवेट ये दोनों ही 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। और 5 आधार कौन कौन से हैं, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्मस्थान।
रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर एंड बर्थ प्लेस, तो इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो अभी अपने ध्यान रखिए, बाकी 15, 3, 4, 5, 6 जो आगे देखेंगे हम लोग। 16 आर्टिकल्स, तो इसमें 7 आधार दिए गए हैं। इसके भी 6 क्लॉज हैं, 16(1), 16(1), 16(2), 3, 4, 5, 6। तो ये भी अपने आप में 3 से 4 घंटे लेता है एक आर्टिकल, क्योंकि ये पूरा आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसे मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बहुत सारे केस इसमें, बालाजी बना मैसूर राज्य इसमें है दोस्तों, इसमें आप लोगों का इंदिरा साहनी का मामला है, मंडल का मामला है आपका, एम नागराज मामला है, ईवी चनिया मामला है। अलॉट ऑफ केसेस आर देयर इन दिस आर्टिकल 16। लेकिन सो ये क्या कहता है, तो ये बात करता है अवसर की समानता की। सो ये बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या फिर अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात करता है सो ये आर्टिकल। और इसमें 7 आधार दिए गए हैं और कहा गया है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, वंशक्रम और निवास स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा जहां वो सरकारी नौकरी दे रहा होगा। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द 7 बेसिस: रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, बर्थ प्लेस, रेजिडेंस प्लेस एंड डिसेंट, जहां पर वो पब्लिक इंप्लॉयमेंट दे रहा होगा स्टेट। 17 दोस्तों क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। 18 में क्या बोलता है, 18 बोलता है उपाधियों का अंत या फिर एंड ऑफ टाइटल्स। और एंड ऑफ टाइटल्स में कहा गया है कि शिक्षा और सेना को छोड़कर, शिक्षा और सेना को छोड़कर राज्य शेष किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा, इन दो में दे सकता है, मतलब कहने का ये है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल, दोस्तों ये आ गया समानता का अधिकार हो गया। फिर अगला जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम दोस्तों। और इसका विस्तार किया गया है 19 से लेकर 22 तक। दोस्तों 19 जो है इसमें तो आपने पढ़ा है अभी तक, वो 6 स्वतंत्रता दी गई है। 20 जो है दोस्तों उसमें कहा गया है कुछ दशाओं में अपराधों के लिए 2 सीधी से संरक्षण या प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर सम ऑफेंसेस। इसके 3 क्लॉज हैं 20 आर्टिकल के, 20(1), 20(2), 20(3). 20(1) कहता है भूत लक्ष्य दांडिक विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पास फैक्टो क्रिमिनल लॉज। 20 क्लॉज 2 कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। और 20 क्लॉज 3 कहता है अपने खिलाफ गवाही देने से संरक्षण, राइट नॉट टू बीइंग विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ, और प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन दोस्तों, सेल्फ इंक्रिमिनेशन दोस्तों, ये 20(3) है। 21 आर्टिकल में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। और इसी को आधार बनाते हुए आपको एक और अधिकार मिला था, आर्टिकल 21 क्लॉज ए 21 का, जिसमें आपको दिया गया है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। फिर दोस्तों आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा आर्टिकल 22, जिसमें दिया गया है आप लोगों को कुछ दिशाओं में अपराधों, जो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसके 7 क्लॉज हैं। 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तारी के समय उस व्यक्ति को उसका गिरफ्तारी कारण बताया जाएगा और उसको अपनी रुचि का वकील करने का अधिकार दिया जाएगा। 22 क्लॉज 2 कहता है कि गिरफ्तारी के 24 आवर्स के भीतर उसको पेश किया जाएगा कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के सामने। 22 क्लॉज 3 कहता है कि ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनको ये 2 अधिकार नहीं मिलेंगे, 22(1) और 22(2) वाले। एक कौन सा है, एक जो शत्रु देश का नागरिक है, जो एनिमी कंट्री का सिटीजन है, और दूसरा जिसको निवारक रूप से, जिसको शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है या निवारक निरुद्ध किया गया है, प्रिवेंटिव रूप से डिटेन किया गया है, उनको ये अधिकार नहीं मिलते हैं 22(1) और 22(2) वाले। और 22(4) जो है दोस्तों बताया गया शक के आधार पर गिरफ्तारी यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताया गया है। ये दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। फिर दोस्तों आपका आएगा शोषण का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिसमें 23, 24, 2 आर्टिकल हैं। 23 में दिया गया है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। और 24 आर्टिकल जो इसमें दिया गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतरनाक नियोजन में निषेध, या प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रंस बिलो एज 14 ईयर्स इन हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों आप आगे जो वर्ग है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके 4 दोस्तों आर्टिकल हैं 25, 26, 27 और 28। 25 जो है दोस्तों उसमें दिया गया है धर्म को मानने का, उसका अंतःकरण करने का दोस्तों, उसका प्रचार और उसका प्रचार करने का अधिकार दोस्तों। तो राइट टू कंसाइंस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन दोस्तों, ये दिया गया है आर्टिकल 25 में। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगे हुए हैं, इसमें कुछ निर्बंधन लगे हुए हैं, जैसे आपको मानने का अधिकार दिया गया है, आपको प्रचार का अधिकार दिया गया है, तो आपको जो प्रैक्टिस का अधिकार दिया गया है, आचरण करने का अधिकार दिया गया है। तो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि भाई आपकी स्वास्थ्य पर, आपके सदाचार पर, मोरलिटी, लोक व्यवस्था या हेल्थ पर कोई खतरा अगर आता है तो ऐसे में आपके इस अधिकार को सीमित किया जाएगा, या फिर सीमित किया जा सकता है दोस्तों। फिर आर्टिकल 26 जो है, जो अधिकार आपको मिला हुआ है इंडिविजुअल के रूप में, वही अधिकार जो है धार्मिक संस्थान होते हैं उनको दिया गया है अंडर आर्टिकल 26, जिसमें कहा गया है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, राइट टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस वर्क, ये 26 में है। 27 में दिया गया है कि किसी भी धर्म विशेष के उत्थांगलिक कर न देने का अधिकार, राइट नॉट टू गिव टैक्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन दोस्तों, ये दिया गया आर्टिकल 27 में। और आर्टिकल 28 जो दोस्तों इसमें दिया गया है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त न करने का अधिकार, राइट नॉट टू गेट रिलीजियस वर्शिप इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से संस्थान होते हैं। ये सब मैं जो शॉर्ट में बता रहा हूँ इस पर पूरा 3, 4, 5 क्लास चलेगा, बड़ा छोटा क्लास नहीं चलता दोस्तों,
लेकिन चूंकि अब हमारा समय की सीमा है दोस्तों, तो ऐसे मैं फटाफट आपको सारे अधिकार जो है वो समझा के जा रहा हूँ अभी, बाकी इसको डिटेल्स हम आगे सेशन में किसी में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों आपका आएगा शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार यानी कि कल्चरल और सर्जिकल राइट्स है, इसमें 2 आर्टिकल आएंगे 29 और 30, 29 और 30 दोस्तों। 29 आर्टिकल जो है इसमें दिया गया है आप लोगों को कि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा। प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्रोटेक्ट योर स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। अगर आपके पास दोस्तों कोई विशेष स्क्रिप्ट है, कल्चर है दोस्तों, लैंग्वेज है, तो आप उसको बचा के रखिए, आपको के पास उसका संरक्षण का या फिर आपके पास उनका प्रोटेक्शन का अधिकार होगा। ये उसमें दिया गया है आर्टिकल नंबर 29 में। और सो आर्टिकल 30 में दिया गया है अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यकों को अपने रुचि का शिक्षण संस्थान खोलने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। minorities are having right to establish and to do administration of any educational institution of their interest। तो अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है। सो 29, 30 जो है इनको अल्पसंख्यकों के अधिकार भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों आखिरी जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 है दोस्तों, इसमें आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दोस्तों। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है दोस्तों, इसमें आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने का अधिकार मिलता है आप लोगों के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 32। और इसी के तहत 32 क्लॉज 2 के तहत आपको मिले हैं 5 प्रकार के रिटें। हेबियस कॉर्पस दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण है, मैंडेमस दोस्तों परमादेश है, दोस्तों सरसरी है दोस्तों उत्प्रेषण है, एक दोस्तों प्रतिषेध है यानी कि प्रोहिबिशन है, और एक दोस्तों क्या है, एक आप लोगों का कोवरंतो यानी कि अधिकार प्रच्छा। इस पर भी एक मैं लेक्चर लेकर आऊंगा। 33, 34 की दोस्तों आपने बात करी ली है, तो लगभग सारे आर्टिकल जो है आपने कवर कर लिया आज की क्लास में। मेरा उद्देश्य अभी आर्टिकल करना तो नहीं था इस सेशन में, मेरा उद्देश्य था फिलॉसफी बताना आप लोगों को, शुरुआत की, जिस पे सवाल बनते हैं दोस्तों, सवाल इनसे बनते हैं, इन पर हम लेकर आएंगे एक और लेक्चर, क्योंकि एक लेक्चर में मौलिक अधिकारों को खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग विलंब नहीं चाहते हो कि सर हम वेट नहीं करना चाहते हैं सेशंस के आने का, सर कब आएगा कब नहीं आएगा दोस्तों, तो आपके लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप आज ही दोस्तों जुड़ जाएं हमारे साथ में, हमारे दोस्तों इन बैचेस से, ताकि आप लोगों को मिल जाए सुविधा दोस्तों। आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। आज तो 15 अगस्त को लास्ट डेट है दोस्तों, लास्ट डेट है इन बैचेस से जुड़ने की, एंड टू गेट 80% डिस्काउंट दोस्तों। सेल एंड्स ऑन 15 अगस्त, आज ये खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, यदि आप एकदम इनिशियल शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम की, इस तैयारी की, तो आप लोग आरएम बैच से जुड़ें। तो अगर आप मेंस की बात करते हैं तो आप आलेखन बैच से जुड़ें दोस्तों। अगर आप बात करते हैं तो 72 प्रीलिम्स, क्योंकि तो डेट भी आ गई है 25 अक्टूबर तो आपका प्रीलिम्स है 25 अक्टूबर को, तो ऐसे में आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारे बैच जो है दोस्तों आपको लिए हैं, ठीक है जी। तो आरएम बैच मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि वो आपको तैयार करता है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। इस बैच की शुरुआत मैंने कर दी है दोस्तों, अभी आप इससे जुड़ सकते हैं। आज इस बैच में लास्ट दोस्तों डे है, क्लोजिंग डे है, इसके बाद इस बैच में एडमिशन बंद हो जाएंगे। इसकी क्लास मैंने शुरू की है, तो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे हम लोग, एक एक शब्द को समझेंगे। आप किस मेंस पर काम करेंगे कि किस प्रकार से इंट्रो, कंक्लूजन, मेन बॉडी होनी चाहिए, कहाँ डायग्राम आएंगे, कहाँ दोस्तों फ्लो चार्ट आएंगे, सब चीज़ जो है आपको मिलने वाली है आपके इस बैच में, ठीक है। दोस्तों आप इससे जुड़ सकते हैं दोस्तों। और आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए मेरी मेंटरशिप, तो आप यहाँ पर दोस्तों वेद लाइव कोड जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई जानकारी चाहिए आप लोगों को तो 9289996924 जो है इस पर भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ जो है ये आपके लिए है। तो जुड़ना कैसे दोस्तों, तो जुड़ना ऐसे आप लोगों को, आपको जाना है स्टडी आई क्यू पे, गूगल पे जाइए, गूगल पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको डालना है स्टडी आई क्यू, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा स्टडी आई क्यू बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। दोस्तों यहाँ पर स्टेट पीसीएस है, यहाँ से आप जाइए बिहार में, यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा हमारा आरएम बैच। दोस्तों इस आरएम बैच से आप लोग आज ही जुड़ जाएं दोस्तों। फीस आपको दिखा रहा होगा 11,000 दोस्तों, आपको इतना भी पे नहीं करना है अभी दोस्तों। ये फीस लगभग 8,000 के करीब है दोस्तों, अभी ये फीस इतनी हो रखी है। लेकिन उसको फायदा कब मिलेगा, जब आप यूज करेंगे वो जो कोड है वेद लाइव। और दोस्तों मजे की बात यह है कि आपका प्री क्वालिफाई होने पर दोस्तों ये जो फीस है ये आपकी रिफंड दोस्तों की जाएगी, रिफंड हो जाती है फीस भी आप लोगों की। तो अभी इतना आपको ऑफ मिल रहा है, तो साथ में आप लोगों को 4 साल की वैधता मिल रही है। ये सारी बातें जो मिलती हैं, आपको क्या करना है, सो आप बाय नाउ पे जाएंगे, आपसे मांगेगा सो वो नंबर सो मांगेगा, तो बाय नाउ करेंगे सो यहाँ पर आपसे मांगेगा नंबर आप लोगों का, आप नंबर डालेंगे तो आपको देगा ओटीपी, आप ओटीपी डालिए तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी, उसमें आपको बाय नाउ करना है और वहां पर आपसे मांगेगा कोड, तो वहां पर आपसे मांगेगा कोड दोस्तों, उस कोड में इस्तेमाल कीजिएगा वेद लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट दोस्तों। तो मुझे तो उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं, तो जुड़ जाएं आज ही, विलंब ना करें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा दोस्तों। जय हिंद।